गुड इवनिंग एवरीवन। आज हमारा क्लास है इंक्लूसिव एजुकेशन का। वैसे तो मैंने आज आप लोगों का इंक्लूसिव एजुकेशन का जो एग्ज़ाम होगा उसमें हम क्वेश्चंस को देखेंगे, सारे क्वेश्चंस को देखते हुए चलेंगे। आपको कुछ चीज़ों पर जो है थोड़ा सा ध्यान भी देना है। इसमें गेस क्वेश्चन भी मैं आपको बता दूंगी कि कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, टॉपिक कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आ सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो है हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे एंड साथ साथ में हम लोग जो है क्वेश्चंस को भी देखते हुए चलेंगे। ठीक है। नमस्ते, गुड इवनिंग, हर हर महादेव। राधे राधे। देखो, दो पेपर मेन था। अगर देखा जाए तो सेकेंड ईयर में आगरा यूनिवर्सिटी सेकेंड ईयर में दो पेपर मेन था, वो निकल गया है। अब ये थर्ड पेपर है क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव एजुकेशन का। इस पर थोड़ा सा अच्छे से ध्यान दे देना ताकि ये भी आप अच्छे से कर सको। देखो, सेकेंड पेपर जो आप लोगों का था ये बाबू एमसीक्यू है, और एमसीक्यू एग्जामिनेशन जहां जहां होगा क्रिएटिंग एंड इंक्लूसिव का, वहां के लिए आप मान लो इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए है ये। ठीक है, चलिए। एक एक करके क्वेश्चन देखते चलते हैं, देन टॉपिक भी मैं डिस्कस कर दूंगी लास्ट में, ताकि आप लोग जो है उस टॉपिक के अकॉर्डिंग अपना प्रिपरेशन कर लो और क्लासेस जो है आपके लिए यूजफुल हो, ये हम पूरी तरीके से कोशिश करेंगे। और ये इसका पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम पे दे दिया जाएगा, जैसे कि हमने फर्स्ट और सेकंड पेपर का आई थिंक दिया था, उससे उसी तरह से इसको भी दे दिया जाएगा। चलो, फर्स्ट क्वेश्चन है, समावेशी शिक्षा में शिक्षक की कौन सी विशेषता सबसे कम महत्वपूर्ण है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप लोगों को ये लगता है कि इजी है, सिखावटी के लिए भी मैं नहीं बना रही हूँ। ठीक है, समावेशी शिक्षा और विशेष शिक्षा अलग अलग होती है। हाँ बिल्कुल, समावेशी शिक्षा जिसको इंक्लूसिव एजुकेशन कहते हैं, विशेष शिक्षा जिसको स्पेशल एजुकेशन कहते हैं, दोनों बिल्कुल अलग है। जस्ट लाइक अपोजिट मान सकते हो। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर देख लो। इसमें जो है कौन सी विशेषता सबसे कम महत्वपूर्ण है। विच इज द लीस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ टीचर इंक्लूसिव एजुकेशन। बच्चों के प्रति संवेदनशीलता, छात्रों के लिए धैर्य और स्नेह, छात्रों की अक्षमताओं का ज्ञान, या शिक्षक की सामाजिक आर्थिक स्थिति। अब आप बताओ इन चारों में से कौन सा जो है सबसे लीस्ट इंपॉर्टेंट होगा इंक्लूसिव एजुकेशन में। ऑप्शंस के अकॉर्डिंग ये सारे आंसर बनते हैं। ये ऑप्शंस में कुछ और अगर एग्जाम में दे देगा तो फिर अलग आंसर हो जाएगा। चलिए, अर्जुन ने आंसर दिया है डी। टेलीग्राम लिंक बाबू अभी देखो आपको मिल गया होगा, अभी मैसेज हो गया, ज्वाइन कर लो इसको। ठीक है, पीडीएफ सब कुछ वहीं पे मिलेगा। डी नंबर, ठीक है। तो आंसर आप लोग जो डी दे रहे हो बिल्कुल करेक्ट है। सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ द टीचर इज लीस्ट इंपॉर्टेंट इन इंक्लूसिव एजुकेशन। सामाजिक जो समावेशी शिक्षा है उसमें जाहिर सी बात है सोशियो इकोनॉमिक जो टीचर का स्टेटस है उससे कोई लेना देना नहीं है। तो डी नंबर करेक्ट, ये क्वेश्चन आने के चांसेस है। सेकेंड नंबर, सक्सेसफुल इंक्लूजन रिक्वायर्ड, सफल समावेशन के लिए आवश्यक होता है क्षमता निर्माण की कमी, माता पिता की कोई भागीदारी नहीं, पृथककरण या संवेदीकरण, लैक ऑफ कैपेसिटी बिल्डिंग, नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ पेरेंट्स, या सेपरेशन या सेंसिटाइजेशन। तो बताओ कि कौन सा जरूरी होगा। समावेशी शिक्षा नहीं बाबू, दोनों अलग है। समावेशी शिक्षा बिल्कुल अलग है, जस्ट लाइक अपोजिट है। अब इतना ही नहीं पता, ये बेसिक है। इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब होता है जिसमें सभी तरह के बच्चे पढ़े, चाहे वो नॉर्मल हो एबनॉर्मल हो, सब बच्चों को एक साथ मिलकर पढ़ाया जाता है और उसका करिकुलम सेम होता है, सेम टीचर पढ़ाता है। विशिष्ट एजुकेशन यानी विशिष्ट शिक्षा का मतलब होता है जिसमें सिर्फ दिव्यांग बच्चे, जो असामान्य बच्चे हैं, एबनॉर्मल बच्चे हैं, सिर्फ उनको पढ़ाया जाता है, उसमें नॉर्मल बच्चे नहीं पढ़ते हैं। तो बिल्कुल अलग हो जा रहा है। सीटेट 7 जुलाई का, ओएमआर शीट कब आएगा? बस आप लोग को
आना आज था 20 को, आज ही आना था, लेकिन आज सैटरडे हो गया, सैटरडे संडे निकल जाएगा। 21 से 23 के बीच में आ जाना है। 25 तक का वैसे डेट दिया गया है, मतलब नेक्स्ट वीक में आप लोगों को मिल जाएगा सीटेट का। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? यस, डी नंबर, सेंसिटाइजेशन। अगर इसमें प्रॉब्लम हो रही है आप लोगों को तो प्लीज जाकर देख लो, इंक्लूसिव एजुकेशन और स्पेशलिस्ट एजुकेशन। इसके अलावा एक और है इंटीग्रेटेड, एकीकरण शिक्षा, एकीकृत शिक्षा, वो भी अलग है। NIVH इससे संबंधित है। NIVH किससे रिलेट करता है? बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है एंड फुल चांसेस रहेगा कि इस बार भी एग्जामिनेशन में आप लोगों को पूछा जाएगा। श्रवण बाधा से, दृष्टि बाधा से, गामक बाधा से या मानसिक बीमारी से? बताओ भाई, NIVH किससे रिलेट करता है? NIVH किससे रिलेट करेगा? यस, सी नंबर, गामक बाधा। नहीं किए हो आप लोग, इसको कर लेना। NIVH जो है, पहले तो इसका फुल फॉर्म कर लो। इसका आंसर आप लोगों का जो है हो जाएगा विजुअल एम्पायरमेंट। तो इसका जो फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विजुअल हैंडीकैप है, या ऐसे कुछ है, मतलब एच वाले से नहीं पता चल रहा है मुझे, लेकिन हैंडीकैप ही आई थिंक, या ऐसे कुछ है। देखो, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विजुअल, ये एक राष्ट्रीय जो है स्कूल है, जो कि जो बच्चे दृष्टि बाधित होते हैं उनके लिए ओपन किया गया है, और ये ओपन किया गया है देहरादून में। कहां पर? देहरादून में। ये स्कूल जो है ओपन, विशिष्ट, जो अभी पूछ रहे थे ना विशिष्ट स्कूल क्या होता है, तो ये है विशिष्ट स्कूल। स्पेशल स्कूल ये है जो कि सिर्फ और सिर्फ ब्लाइंड बच्चों के लिए है, ठीक है, और ये देहरादून में खोला गया। तो NIVH जो है वो हमारा दृष्टि बाधा से यानी विजुअल एम्पायरमेंट से रिलेट करता है। नेक्स्ट, मैं बता रही हूं, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर कहीं पे फंस रहे हो दैट मीन्स कि क्लियर नहीं है, तो डिस्क्रिप्टिव में पहले जाकर कॉन्सेप्ट क्लियर करो। अक्षम बच्चे का अर्थ है, डिसेबल चाइल्ड मीन्स संवेदी और शारीरिक दुर्बलताओं वाले सभी बच्चे, भावनात्मक समस्या और बौद्धिक दुर्बलताओं वाले सभी बच्चे, या ए बी, या सभी। All children with sensory and physical impairment, all children with emotional problems and intellectual impairment, या C, A and B, या none of these। अब ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, टेलीग्राम से तो इजीली डाउनलोड हो जाता है वहां पे जाकर के। अब ये कैसे होता है मैं कैसे बताऊं, जैसे नॉर्मली बाकी लोगों का होता है वैसे ही होता है। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी, करेक्ट। जल्दी जल्दी आंसर करो। Which year is considered as the International Year of Persons with Disabilities? कौन सा ईयर जो है विकलांग जनों के लिए अंतरराष्ट्रीय वर्ष माना जाता है? 1981, 86, 89 या 90? कौन से ईयर से ये स्टार्ट किया गया है? कल दे दूंगी महिमा, आज मैं बना रही हूं आप लोग का, और ऐसा मैं क्वेश्चन बना के दूंगी कि उससे आ ही जाएगा, पक्का आ जाएगा। तो गेस क्वेश्चन का वैसे तो आप लोगों को ऐप पर भी दे दिया गया है, गेस क्वेश्चन एंड विथ आंसर जो है फर्स्ट ईयर का डाल दिया गया है, वो आप लोग वहां से ले सकते हो। और ऐसे मैं सिर्फ क्वेश्चन दूंगी, ऐसे आप लोग को यूट्यूब पे सिर्फ क्वेश्चन मिलेगा। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सेट मैं रेडी कर रही हूँ। आईडी है कैटली सोनी है बाबू, आप डिस्क्रिप्शन में चले जाओ, वहां पे मिल जाएगा। आंसर इसका हो जाएगा 1981। द लर्निंग डिसेबिलिटी रिलेटेड टू मैथमेटिक्स इज, ये वाला क्वेश्चन रहेगा कंफर्म, मान लो कि डिस्ग्राफिया, डिस्कैलकुलिया, डिसलेक्सिया, ये सब क्या होता है, ये क्वेश्चन एकदम लेके चलो कि रहेगा आप लोगों का। तो गणित से संबंधित अधिगम अक्षमता है डिस्टोपिया, डिस्कैलकुलिया, डिसलेक्सिया या उपयुक्त में से कोई नहीं। अगर किसी बच्चे को मैथ से रिलेटेड प्रॉब्लम हो रही है, कैलकुलेशन नहीं कर पा रहा है, तो उस बच्चे को कौन सा डिसऑर्डर माना जाएगा? यस, आंसर क्या हो जाएगा? डिसकैलकुलिया, बिल्कुल सही। अवध यूनिवर्सिटी के बच्चे टेंशन नहीं लो, मैं जो क्वेश्चन बना के दूंगी एश्योरिटी दूंगी आपको कि बाबू इसमें से आप लोगों को 90%, देखो डिस्क्रिप्टिव में ज्यादा टेंशन नहीं होता, ऑब्जेक्टिव में थोड़ा सा रहता है कि मैच करे ना करे,
कहीं से कुछ भी क्वेश्चन डाल देता है, लेकिन डिस्क्रिप्टिव में मैं आपको 80-90% श्योरिटी दूंगी कि उससे क्वेश्चन आएगा। तो जस्ट थोड़ा सा पेशेंस रखो, क्योंकि जल्दबाजी भी मैं नहीं देना चाहती हूँ, अच्छे से दूं ताकि आप लोग उससे कर सको। यस, इसका आंसर हो जाएगा डिसकैलकुलिया। 7 नंबर क्वेश्चन देख लेना। विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन UNCRPD 2006 सभी अक्षम व्यक्ति के लिए सुनिश्चित करता है। द यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, UNCRPD का पूरा फुल फॉर्म है, 2006 एंश्योर्स टू ऑल पर्सन विद डिसेबिलिटी, सभी मानव अधिकारों का पूर्ण, फुल एंड इक्वल एंजॉयमेंट का और समान आनंद ले ऑफ ऑल ह्यूमन राइट्स, निहित गरिमा का सम्मान, रिस्पेक्ट फॉर इनहेरेंट डिग्निटी, मौलिक स्वतंत्रता का संरक्षण, प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल फ्रीडम्स। तो ये तो आप लोगों का सब हो जाएगा। चलो इसका आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का? अच्छा किया था ना, चलो बहुत अच्छी बात है। यस, आंसर हो जाएगा आप लोगों का डी नंबर। टेलीग्राम का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दिया गया होगा, अभी दिया गया भी था थोड़ी देर पहले। कैटली सोनी ही है, कैटली सोनी के नाम से ही आपको मिलेगा। आंसर इसका हो जाएगा डी नंबर। यस, एन इंक्लूसिव करिकुलम शुड नॉट बी, एक समावेशी पाठ्यक्रम कैसा नहीं होना चाहिए? निगेटिव क्वेश्चन है। शिक्षक केंद्रित, लचीला, सहयोगात्मक, विविध, टीचर सेंटर्ड, फ्लेक्सिबल, कोलैबोरेटिव या डाइवर्स? कौन सा होगा भाई इसमें? कैसा नहीं होना चाहिए, याद रखना नॉट वाला क्वेश्चन है। तो थोड़ा आप लोग लेट आंसर कर रहे हो, मैं बताते हुए चल रही हूं, नहीं तो ज्यादा क्वेश्चन हम लोग नहीं कर पाएंगे। वेरी गुड दीक्षा। यस, आंसर क्या हो जाएगा इसमें? ए नंबर। यस, शिक्षक केंद्रित नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये समावेशी शिक्षा बाल केंद्रित होता है, चाइल्ड सेंटर्ड होता है, इसीलिए इसका आंसर जो नहीं होगा वो, हाँ बिल्कुल मैं लूंगी 4 बजे, फर्स्ट ईयर का क्लास रहेगा उस दिन। समावेशी पाठ्यक्रम के सिद्धांतों में यह शामिल नहीं है। इंक्लूसिव करिकुलम डज नॉट इंक्लूड द प्रिंसिपल ऑफ, किसको इंक्लूड नहीं करता है? बच्चों को मुख्य धारा में लाना, मेन स्ट्रीमिंग ऑफ चिल्ड्रन, छात्रों के बीच भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन अमंग स्टूडेंट्स, व्यक्तिगत अंतर को महत्व यानी इंपॉर्टेंस ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, या व्यक्तिगत शिक्षा का कार्यक्रम। बताओ इसमें से कौन सा नहीं है, कौन सा जो है इंक्लूसिव करिकुलम इंक्लूड नहीं करता है? इस क्लास की पीडीएफ टेलीग्राम पर मिल जाएगी। कौन सा नहीं करता है भाई? छात्रों के बीच में भेदभाव, बिल्कुल। डिस्क्रिमिनेशन नाम का कोई भी वर्ड इंक्लूसिव एजुकेशन में है ही नहीं, भेदभाव वाला वर्ड ही नहीं है। यस, करेक्ट। हाँ, ये वाला क्वेश्चन आ जाओ। बालकों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन UNCRC 1986 के अनुसार एक बच्चे का मतलब वो प्रत्येक मनुष्य है जिसकी आयु, मतलब यहाँ पे कहने का है कि जो संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन हुआ है उसमें बच्चे का मतलब कितने एज तक का लगाया गया है। आपका फर्स्ट ऑप्शन है 5 वर्ष से कम, लेस देन 5 इयर्स, लेस देन 12 इयर्स, या लेस देन 14 इयर्स, या लेस देन 18 इयर्स। तो यहाँ पर आप लोगों को बोला जा रहा है कि UNCRC के अनुसार एक बच्चे का मतलब क्या होता है, एक चाइल्ड का मतलब कितने ईयर तक का रखा गया है। याद रखो UNCRC के अनुसार है। यस, आंसर डी नंबर होगा। 18 वर्ष से कम होना चाहिए, बस वो एडल्ट नहीं होना चाहिए, दैट्स इट। यस, 18 वर्ष से कम। क्वेश्चन ये पूछ सकता है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 से 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच और अनिवार्य शिक्षा का समर्थन करता है। कैसे तरह के एजुकेशन को समर्थन करेगा? राइट टू एजुकेशन RT सपोर्ट्स फर्दर कंपल्सरी एजुकेशन बिटवीन द एजेस
ऑफ 6 and 14 सिंस 2009। अक्षम बच्चों के लिए यानी चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज, वंचित समूह के बच्चे या कमजोर वर्ग के बच्चे या सभी? बताओ कौन से बच्चों को जो है आरटीएक्ट सपोर्ट करेगा उसके एजुकेशन के लिए? आप ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आंसर जाएगा। ऐसे तो आप बोल दोगे कि मैम सभी बच्चों को। यस, आंसर करेक्ट है आप लोग, डी नंबर जाएगा, सभी बच्चों के लिए जो ऑप्शंस में दिए गए हैं। बालकों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन यूएनसीआरसी 1986 में कितने अनुच्छेद है? हाउ मेनी आर्टिकल्स आर देयर इन द यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड? यूएनसीआरसी 1986 में कितने आर्टिकल्स रखे गए हैं? क्वेश्चन ये आ सकता है। सबसे पहले तो आप लोग ना यूएनसीआरसी का फुल फॉर्म कर लेना भाई एकदम, ठीक है। मे भी ये पूछ सकता है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड, ठीक है। अब इसमें कितने आर्टिकल्स हैं? यस गुड, इसमें 54 आर्टिकल्स रखे गए हैं, 54। हाँ ये भी क्वेश्चन आ सकता है। समावेशी शिक्षा में यूडीएल का अर्थ क्या है? इन इंक्लूसिव एजुकेशन यूडीएल स्टैंड्स फॉर यूनियन ऑफ डाइवर्जेंट लर्निंग, यूनाइटेड डिफरेंशिएटेड लर्निंग या यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग एंड नन ऑफ द अबव। बताओ भाई यूडीएल का मतलब क्या आता है इंक्लूसिव में? यस, इंक्लूसिव में यूडीएल का फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड ऑफ डाइवर्जेंट लर्निंग, यूनाइटेड डिफरेंशिएटेड लर्निंग या यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग या कोई नहीं? चलो मैं बता रही हूं, लेकिन ध्यान रखना इस क्वेश्चन को, ध्यान रखना मे भी पूछेगा ये। यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग यानी पूरे यूनिवर्स में एक सेम तरह से डिजाइन किया जाता है बच्चों को सीखने के लिए, तो यूडीएल का फुल फॉर्म हो जाता है यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग। यस करेक्ट। ये हमारा 1995 वाला एक्ट से रहेगा क्वेश्चन, और ये भी चांसेस है। अधिनियम 1995 के अनुसार विकलांग व्यक्ति वह है जिसकी अक्षमता एक चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित कम से कम डैश हो। विकलांग व्यक्ति यानी डिसेबल आदमी हम लोग तभी कंसीडर करेंगे जब उसका परसेंटेज विकलांगता का, डिसेबिलिटी का कितने परसेंट से जो है कम होना चाहिए। Person with disability, PWT Act as per 1995, a person with disability is one whose disability is certified by a medical authority is not less than, मतलब उतने से कम नहीं होना चाहिए। कितना? ऑप्शन है आपके 30%, 40%, 60% या 100%। किस तरह की विकलांगता को जो है मिलता है? यस करेक्ट, 40%। ठीक है, याद रखना है 40%। समावेशी शिक्षा, देखो ऐसे वाले क्वेश्चन आपको पूछेंगे, अब ऑप्शंस अलग अलग हो सकता है, तो जब आपको समावेशी शिक्षा यानी इंक्लूसिव एजुकेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप ऑप्शन को देख करके आंसर दे दोगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। समावेशी शिक्षा क्या है भाई? उपेक्षित समूहों शिक्षकों को सम्मिलित करती है, इंक्लूजन ऑफ मार्जिनलाइज्ड ग्रुप ऑफ टीचर, ओके, कक्षा में विविधता की सराहना करती है, एप्रिसिएट्स डाइवर्सिटी इन द क्लास या सख्त प्रवेश प्रक्रिया को प्रोत्साहित करती है, एनकरेजेस अ स्ट्रिक्ट एडमिशन प्रोसेस या केवल विशिष्ट बच्चों के लिए है, ओनली फॉर स्पेसिफिक चाइल्ड। बताओ कौन सा होगा? कल मैं अभिषेक दूंगी आपको, मैंने अभी बताया था, अभी एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा था, मैंने बोला था कि अवध यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन पेपर मैं गेस्ट क्वेश्चन रेडी कर रही हूँ, वो क्वेश्चन आपको कल मिल जाएगा आप लोगों को। मतलब मैं ऐसा क्वेश्चन दूं जिससे कि आपको फायदा हो, बेनिफिट हो, बस मेरे पे इतना ट्रस्ट करते हो तो वो थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और अदरवाइज गेस्ट क्वेश्चन विथ आंसर चाहिए तो वो ऐप पर आपके लिए है। हाँ कितना हो जाएगा भाई इसका आंसर? यस बी नंबर होगा इसका आंसर, ठीक है।
चलो, शिक्षा का अधिकार 2009 भारत के संविधान के किस अनुच्छेद पर आधारित है? द राइट टू एजुकेशन RT 2009 is based on which article of the Constitution of India? आर्टिकल 45, आर्टिकल 43, आर्टिकल 15 या 73? चलो जल्दी जल्दी करो इसको। देखो, अभी मैं आप लोगों को ना इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दूंगी कि ये टॉपिक से क्वेश्चन कर लेना है। यहाँ पर ये क्वेश्चन करवा के लर्निंग डिसेबिलिटी वाला कुछ क्वेश्चन हम लोग देख लेंगे, ताकि लर्निंग डिसेबिलिटी से हर क्वेश्चन का आंसर आप लोग दे सको। ठीक है, लर्निंग डिसेबिलिटी भी बहुत जरूरी है। यस, 45 करेक्ट। चलो, अब थोड़ा सा मैं आपको दूसरे PDF में लेके चलूंगी, इसमें और भी क्वेश्चन है। आप लोगों को इसमें एटलीस्ट जो है 100 क्वेश्चन दिए जाएंगे, वो सारे क्वेश्चंस आप लोग देख लेना। अब मैं थोड़ा दूसरे टॉपिक पे आपको लेकर के चलती हूँ जो लर्निंग डिसेबिलिटी से है, ताकि वहां पे आप लोग किस तरह से प्रिपरेशन कर रहे हो वो भी हमें देखने को मिले। वेयर इट इज, चलिए, याद है होगा ही मेरे ख्याल से। 2-3 क्वेश्चन का आंसर दो, फटाफट हो जाएगा ये। 16 में क्या कंफ्यूजन है? कोई कंफ्यूजन नहीं था, कोई कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन यहाँ था ही नहीं, जो जो आंसर बताया गया वही है। चलो, शब्दों में अक्षरों के क्रम को पढ़ने में कठिनाई का अनुभव करना और अक्सर चक्षुष स्मृति का ह्रास से संबंधित है, अभिज्ञान है। किस तरह का है ये? Experiencing difficulty in reading the sequence of letters in words and often loss of visual memory is related to dash recognition. ये किस तरह का होगा? डिसलेक्सिया, डिसकैलकुलिया, डिसग्राफिया या डिसप्रैक्सिया? कौन सा जो है डिसऑर्डर ये कहा जाएगा? योगा टफ लग रहा है, योगा तो टफ है नहीं। ये आपको टेलीग्राम पे ही मिलेगा। चलिए, क्या हो जाएगा आपका आंसर? नहीं नहीं, पेड वाला अलग है, पेड वाला PDF आपको अलग मिलेगा। उसमें जो है आप लोगों को 160 क्वेश्चन रहेगा, 160 क्वेश्चन रहेगा। जो पेड वाला है वो अलग रहेगा, कुछ क्वेश्चन इसमें से रहेंगे, लेकिन वो अलग है वो। ठीक है, हाँ, तो ये कौन सा हो गया भाई जो रीडिंग में हमें प्रॉब्लम कर रहा है? डिसलेक्सिया, है ना? क्या आंसर दे रहे हो आप लोग उटपटांग? AC कोई भी बोल रहा है, CC क्यों आ रहा है भाई? इतना छोटे छोटे से क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी ये। ठीक है, थोड़ा सा आप लोग ध्यान में रखो इसको। चलो नेक्स्ट, विकृत लिखावट से संबंधित लिखने की योग्यता में कमी किसका एक लक्षण है? डिक्रीज इन राइटिंग एबिलिटी रिलेटेड टू डिस्टॉर्टेड हैंडराइटिंग इज अ सिम्टम ऑफ। राइटिंग में प्रॉब्लम है, राइटिंग में, लिखने में, तो ये कौन सा कहलाएगा? ऑप्शन है डिस्ग्राफिया, डिस्प्रेक्सिया, डिसकैलकुलिया या डिसलेक्सिया। क्या होगा भाई जिसको लिखने में प्रॉब्लम होगी? भाई देखो, आप लोगों का बहुत ही हिला हुआ है। BB, अब यहाँ पे जो लोग भी दे रहे हैं ना, कुशाल है, ये सब है, आप लोग प्रिपेयर करो। डिसग्राफिया होगा। देखो यहाँ पे सुन लो, रीडिंग में प्रॉब्लम है तो वो आप लोगों का डिसलेक्सिया होता है, लेक्सिया। ठीक है, अगर राइटिंग में प्रॉब्लम है, लिखने में प्रॉब्लम है, तो डिसग्राफिया। ठीक, और अगर आप लोगों को जो है मैथ से रिलेटेड प्रॉब्लम है, कैलकुलेशन में प्रॉब्लम है, तो ये आप लोग का डिसकैलकुलिया। ये 3 तो एटलीस्ट याद ही रखो। एक और है डिस्प्रेक्सिया, नेक्स्ट क्वेश्चन उसी पर है इसलिए मैं नहीं बताऊंगी। चलो,
क्वेश्चन है आप लोगों का, गतिक कौशलों में अधिगम निर्योग्यता कहलाता है। लर्निंग डिसेबिलिटी इन मोटर स्किल इज कॉल्ड डिस्फेजिया, डिस्प्रेक्सिया, डिसकैलकुलिया या डिसलेक्सिया। जिसमें आपको मोटर स्किल से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है उसे हम कौन सा लेक्सिया कहेंगे, कौन सा डिस कहेंगे, बताओ। जिसमें मोटर का मतलब हो गया कि आपके बॉडी, मतलब बॉडी में प्रॉब्लम हो रही है, आपका बॉडी काम नहीं कर पा रहा, वैसे वाले में। देखो क्वेश्चन तो है मेरे पास, लेकिन अभी आप लोगों के पास एक्चुअली में दिक्कत हो जाएगा। क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं, लेकिन मैं सारा यूट्यूब पे नहीं दे सकती ना। जिन्होंने पेड क्लास लिया है फिर उनका क्या ही मतलब, वो लोग बोलेंगे ना कि मैम हमें आप वही दे रही हैं वही उनको भी दे रही हैं, तो ये थोड़ा सा अलग चला जाता है मामला। मैं यही है कि क्लियर बोल देती हूँ और बाकी लोग बोलते नहीं हैं। एनीवेज जितना है इसमें मैं आपको टॉपिक बता रही हूँ वो करते चलो। यस, इसका आंसर आप लोग का डिस्प्रेक्सिया हो जाएगा। डिस्प्रेक्सिया जो है आपके मोटर रिलेटेड यानी कि गतिक कौशल वाले प्रॉब्लम जो है रहेगा, ठीक है। यस, अब चलो हम लोग कुछ टॉपिक पे है, तो इसमें भी बहुत सारा, ये सारा पीडीएफ आप लोग को मिल जाएगा जो मैं करवा रही हूँ, ये पीडीएफ आप लोग को पूरा दे दिया जाएगा। देखो इसके अलावा कुछ जो है आप लोग चैप्टर करके जाना। एक्सेप्शनल चिल्ड्रन जरूर कर लेना। एक्सेप्शनल जिसको कि हम लोग विशिष्ट बालक कहते हैं, कौन सा बालक किस में आएगा ये कर लेना। क्रिएटिविटी कर लेना जिसको हम सृजनात्मकता बोलते हैं, ठीक है, ये एक टॉपिक जो है देख लेना। इंक्लूसिव एजुकेशन है तो वो तो बिल्कुल देखोगे ही, ठीक है। समावेशी शिक्षा वाला टॉपिक यानी इंक्लूसिव एजुकेशन का देखोगे ही। समावेशी के साथ साथ आप लोग विशिष्ट जिसको कि हम विशेष शिक्षा बोलते हैं, इसके अलावा जो है एकीकृत जिसको इंटीग्रेटेड बोलते हैं, ये सब भी देख लेना, ठीक है। इसके अलावा आप लोगों को एनसीएफ 2005 एनईपी ये सबको तो छोड़ो ही नहीं, हमेशा लेके चलो, 2-3 क्वेश्चन हमेशा रह रहा है। ब्लूम टेक्सोनॉमी, ठीक है, ब्लूम टेक्सोनॉमी, और कौन सा रह गया, आरटी एक्ट रह गया, वो लिख लेना। और यहाँ पे एक्सेप्शनल, क्रिएटिविटी, समावेशी, विशिष्ट, एकीकृत। इसके अलावा जो है कुछ जो रूल्स रेगुलेशन है, जैसे 1995 एक्ट आया था, 2006 वाला आया था, ये आप लोगों को एक देख लेना होगा कि इसमें क्या क्या चेंजेस हुए थे। लर्निंग डिसऑर्डर जो अभी हमने पढ़ा, जिसको कि हम अधिगम अक्षमता कहते हैं, ये सब फिक्स टॉपिक है। ये सब टॉपिक के बिना इंक्लूसिव एजुकेशन का क्वेश्चन पेपर कंप्लीट ही नहीं होगा, ये एकदम मान लो। लर्निंग डिसऑर्डर, ठीक है। और सारे क्वेश्चन टेलीग्राम पर मिलेंगे, लेकिन अभी नहीं मिलेगा। अभी मैं थोड़ा सा एक क्लास है, अभी वो क्लास लेने के बाद अपडेट करूंगी, तो मैं 6 बजे तक आपको अपडेट कर देती हूँ टेलीग्राम पर। कुछ और क्वेश्चन उसमें ऐड कर दूंगी मैं, जैसे ये एनसीएफ और बाकी वाले हैं, ताकि आप लोगों को एक पूरा एक ही जगह पीडीएफ मिल जाए, सारा पीडीएफ आपको एक साथ मिले। टेलीग्राम लिंक शेयर किया गया है बाबू, अभी बिल्कुल किया जाएगा अभिषेक, कल तक दिया जाएगा बीएड फर्स्ट ईयर में। अवध यूनिवर्सिटी के लिए भी बिल्कुल हम लोग करेंगे, कल करेंगे, और आप लोगों को दिया जाएगा टेलीग्राम का लिंक। एक सेकेंड, हाँ देखो यहाँ पे आप देखोगे तो टेलीग्राम का लिंक जो है आपके कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है, वहां से जाके क्लिक करो, ठीक है, कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है। चलिए, थैंक यू सो मच, टेक केयर एवरीवन, और आराम से पढ़ते रहो। इंक्लूसिव ज़्यादा टफ नहीं होगा, लेकिन सारे चैप्टर्स जो है टच कर लेना। लर्निंग डिसेबिलिटी से लेकर के विशिष्ट बालक जो है ना, उसमें प्रतिभाशाली बालक, गिफ्टेड बच्चा क्या होता है, क्या बोलते हैं, अपराधी बच्चा क्या होता है,
किसे कहेंगे, ये सब देख लेना। और जो अक्षमता है यानी डिसेबिलिटी है, तो दृष्टि बाधित के लिए कहाँ पे कौन सा स्कूल है, जिनको सुनाई नहीं देता उनके लिए कहाँ पर है, तो इसके लिए कौन कौन से विशेष यानी स्पेशल स्कूल खोले गए हैं उनके बारे में पता कर लेना। बस यही सारी चीजें हैं जो आपको करना है। टेक केयर एवरीवन। फर्स्ट ईयर का एग्जामिनेशन हो गया, बहुत अच्छा पेपर गया है, बहुत अच्छी बात है ये कि एग्जामिनेशन इस बार अकॉर्डिंग टू सिलेबस हो रहा है। चाहे सेकेंड ईयर का भी फर्स्ट पेपर अच्छा था, सेकेंड पेपर अब देखना है कैसा जा रहा है। चलो आज हम लोग क्रिएटिंग एंड इंक्लूसिव एजुकेशन का करेंगे। क्रिएटिंग एंड इंक्लूसिव एजुकेशन में कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं वो देखने वाले हैं, वो मैं आपको भी बताने वाली हूँ। चलिए अब हम लोग आप थर्ड पेपर की बात कर लेते हैं। देखो आज आप लोगों को ना कुछ गेस क्वेश्चन हम देंगे, गेस क्वेश्चन बनाए गए है ऐसे पेड बैच का ही, लेकिन आपको दे दिया जाएगा कि आप लोग की भी हेल्प हो जाए। जैसे ये क्वेश्चन है, विच इज द लीस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। चलो इसका आंसर बता सकते हो तो बता दो मुझे, वैसे आप लोग बता ही दोगे। समावेशी शिक्षा में शिक्षक की कौन सी विशेषता सबसे कम महत्वपूर्ण है? Which is the least important characteristic of a teacher in an inclusive education? क्या होगा इसका आंसर, जल्दी से बताओ। दिसंबर है अभी, क्लासी, क्वीन, श्रेयांशी, तान्या, अभी दिसंबर ही है। चलिए आंसर जल्दी से इसको बता दो। देखो ये वाला क्वेश्चन ऑलरेडी जो है एग्जाम में आपके आ चुका है, पहले के एग्जाम में आ चुका है और अभी आने की संभावना भी रहेगी, तो इसको आपको कर लेना। सीटेट में भी देखा जाए तो ये पूछा ही जाता है, आपको पता है। यस बिल्कुल सही। सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, यानी कि टीचर के जो है सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस से कोई खास मतलब नहीं रहता है, तो आंसर हो जाएगा ठीक। इस तरह के इसमें कुछ क्वेश्चन बनाए गए हैं जो आप लोगों को हेल्प करेगा। सफल समावेशन के लिए आवश्यक है, बताओ सक्सेसफुल इंक्लूजन रिक्वायर्स, किस चीज की इसमें जरूरत होगी? सेकेंड नंबर का आंसर दे दो, उसके बाद में सारा क्वेश्चन और कुछ आप लोगों के लिए हेल्पिंग पीडीएफ है वो मैं अभी आपको दिखा दूंगी। 205 202 52 नंबर का हुआ है, पास हो जाऊंगा ऑफकोर्स भाई। 52 मार्क्स अगर आपने किया, 20 नंबर आप उधर से ले लो, आपके प्रैक्टिकल वाले मार्क्स से 20 नहीं लो 15 ही ले लो, तो 52 हो गया 62 60 67 ऑफकोर्स। हाँ सौरभ, मैं इसीलिए तो बोल रही हूँ एडमिट कार्ड थोड़ा सेंड करो, मे भी 4 जून को ही देगा। ये ड्रामा इन लोगों का यूनिवर्सिटी का ऐसा ही रहता है। आंसर हो जाएगा 2 का डी, बिल्कुल सही है। सेंसिटाइजेशन, इन सभी में हमें सेंसिटाइजेशन जरूरी है इंक्लूजन के लिए, ठीक है। हाँ ये वाला क्वेश्चन जरूर देख लेना भाई, ये वाला क्वेश्चन आप लोगों का आएगा ही आएगा। NIVH से रिलेटेड क्वेश्चन है। NIVH किससे रिलेट करता है? NIVH इससे संबंधित है, किससे संबंधित है और ये NIVH है क्या, इसके बारे में भी थोड़ा सा मैं आपको जानकारी अभी दे दूंगी। क्लास लाइक कर देना सभी के सभी, इतना तो कर सकते हो ना, बिल्कुल 52 पे पास हो जाओगे। एडमिट कार्ड मुझे इस नंबर पे भेज दो, इस नंबर पे, इस व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर दो, काजल मैम को मिलेगा, बोल देना कि सोनी मैम को दे दीजिएगा। हाँ देखो NIVH जो है ना, सबसे पहले तो इसका फुल फॉर्म आपको याद रखना है, ठीक है। N से हो जाता है नेशनल, I से हो जाता है इंस्टीट्यूट और V से हो जाता है विजुअल, S से हो जाता है हैंडीकैप, ठीक है। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विजुअल एंड हैंडीकैप, तो ये आपके दृष्टि बाधा से रिलेटेड है। ये NIVH एक स्पेशल स्कूल है, एक स्पेशल स्कूल है जो कि खोला गया है ब्लाइंड बच्चों के लिए, और ये नेशनल लेवल का स्कूल है जिसका जो एक ही है जो है देहरादून में। ये कहां पर है NIVH जो है देहरादून में, ये स्कूल स्पेशल स्कूल खोला गया है ऐसे बच्चे जो कि ब्लाइंड है कंप्लीटली, उन लोगों को पढ़ाने के लिए, ठीक है। मैम हमारा फर्स्ट ईयर का एडमिट कार्ड में 5 जून है, नहीं तो ठीक है ना, हाँ सही तो है। सेकेंड ईयर का 4 जून को एग्जामिनेशन है, फर्स्ट ईयर का 5 जून को, सही है, एग्जैक्टली सही है। पहले उल्टा था, पहले फर्स्ट ईयर का 3 जून को था, सॉरी सेकेंड ईयर का 3 जून को था, फर्स्ट ईयर को 4 जून का था, सही है, करेक्ट है, नहीं कोई दिक्कत नहीं है, कोई एडमिट कार्ड भेजने की जरूरत नहीं, सही है। फर्स्ट ईयर का सॉल्यूशन हमने रिकॉर्ड कर लिया है, वीडियो आपको 5 बजे तक मिल जाएगा, ठीक है। अनुज कॉपी पेस्ट मत करो। NIVH समझ में आ गया ना, NIVH कहां पर है, किस लिए है। चलिए नेक्स्ट में देख लेते हैं।
डिसेबल चाइल्ड का मतलब क्या हो जाता है, ठीक है, तो डिसेबल चाइल्ड दोनों तरीके से होते हैं, इमोशनली भी डिसेबल होगा, फिजिकली भी डिसेबल हो सकता है, तो इसका आंसर आप लोगों का सी नंबर आ जाएगा, ठीक है, ए एंड बी बोथ। चलिए आगे देख लेते हैं। Which year is considered as the International Year of Person with Disabilities? ठीक है, किस वर्ष को विकलांग जनों के लिए अंतरराष्ट्रीय तौर पर अंतरराष्ट्रीय वर्ष माना गया? ये 1981 याद रख लेना। नेक्स्ट आ जाते हैं, द लर्निंग डिसेबिलिटी रिलेटेड टू मैथमेटिक्स इज, ये तो आपको पता ही होगा, डिस्कैलकुलिया है। मैथ से रिलेटेड अगर बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है तो उसको हम लोग डिस्कैलकुलिया कहते हैं। बच्चे को रीडिंग में प्रॉब्लम हो रही है तो डिसलेक्सिया हो जाता है। बच्चे को लिखने में प्रॉब्लम हो रही है तो डिस्ग्राफिया हो जाता है। तो ये डिस वाले जो चीजें हैं वो थोड़ा सा दिमाग में डालोगे। द यूनाइटेड नेशन विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन 2006 अभी अक्षम व्यक्तियों के लिए सुनिश्चित करता है। क्या करता है भाई? तो ये तीनों चीजें हैं। मतलब देखो मैं थोड़ा सा इसमें आप लोग को बता देती हूं, हमारे इंडिया में 1995 को PWD एक्ट जो है बनाया गया, जो कि डिसेबल बच्चों के लिए, जो कि दिव्यांग लोगों के लिए बनाए गए। इसमें सभी को जो है रिजर्वेशन देना, किस तरह से वैकेंसीज में, आप लोग के एडमिशन में रिजर्वेशन, ये सब चीजें दी गई। एक तरह से उनको उनका अधिकार दिया गया, उनको आपका हक दिया गया, ठीक। दूसरा जो है 2006 जो है इंटरनेशनल लेवल पर ये आया था, ये आप लोग को UNCRPD के नाम से ये जाना जाता है, जो कि बोल सकते हो इंटरनेशनल लेवल पे आया था। तो 2006 वाले में बात कही गई कि ठीक है हम उनको सारा अधिकार दे रहे हैं डिसेबल बच्चों को, लेकिन समाज में, सोसाइटी में अभी भी उनको वो रिस्पेक्ट नहीं मिल रहा है। तो 2006 जो है स्पेशली उनके रिस्पेक्ट के लिए जो है ये लाया गया था और इसमें बात कही गई थी, जैसे सभी मानवाधिकारों को पूर्ण और समान आनंद मिले, फुल एंड इक्वल एंजॉयमेंट। तो 2006 इस बारे में है। निहित गरिमा का सम्मान, रिस्पेक्ट फॉर इनहेरेंट डिग्निटी, मौलिक स्वतंत्रता का संरक्षण, प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल फ्रीडम्स। तो ये 2006 में इन सभी चीजों के बारे में बात कही गई है। एन इंक्लूसिव करिकुलम शुड नॉट बी, तो क्या नहीं होना चाहिए भाई? तो टीचर सेंटर्ड नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा देख लेना, और इसमें कुछ गेस क्वेश्चंस आपको दिएगा, मैं सारा आपको थोड़ा दिखाने की कोशिश कर रही हूँ ताकि आप लोग अच्छे से कर लोगे। वैसे ये आपको टेलीग्राम पर दे दिया जाएगा और आप लोग वहां से करोगे, ठीक है। अब कुछ टॉपिक मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता देती हूँ जो आपको करके जाना है। इसमें क्वेश्चंस बहुत हैं, मतलब बहुत ज्यादा। जैसे द ऑथर ऑफ द बुक ऑफ द स्कूल एंड सोसाइटी, ये किसने लिखा है? तो जॉन डीवी। अच्छा ये आप लोगों को जो है मैं बता दूं कि द स्कूल एंड सोसाइटी, ये बुक वाला ना अभी कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन में दे दिया था। अभी बीएड फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को यही वाला क्वेश्चन यहाँ पर आपको दे दिया है कंटेम्प्रेरी में कि द स्कूल एंड सोसाइटी जो है किसने लिखा है? तो जॉन डीवी, नाम याद रख लेना है, जॉन डीवी। एसीएन निम्न में से किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो स्पेशल एजुकेटर नीड्स, नीड्स याद रखना, मतलब जिसमें जरूरत हो। स्पेशल एजुकेटर नीड्स एसीएन का फुल फॉर्म ये देख लेना है। शिक्षा की मुख्य धारा का प्रत्यय किसने दिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा होवे, ठीक है। हु गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ मेन स्ट्रीम एजुकेशन? होवे। ये 2020 में क्वेश्चन रिपीट किया था। द हेडक्वार्टर ऑफ एनसीटी, अच्छा एनसीटी का हेडक्वार्टर क्या है, कहां पर है, ये सारा चीज थोड़ा सा देख लेना, ठीक है। वॉइस नहीं आ रही है? थोड़ा सा ये हो रहा है ना, थोड़ा धीरे धीरे मैं बोलती हूँ, ठीक है। वॉइस तो आ रही है, आप थोड़ा सा स्लो कीजिए। अच्छा ठीक है, मैं थोड़ा धीरे बोलती हूँ, मैं थोड़ा एक्साइटेड हो गई हूँ क्योंकि मुझे पता है इसमें से क्वेश्चन मैच कर जाएगा। हाँ ये पीडीएफ बिल्कुल मिलेगी नेहा, ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिलेगी और ये गेस क्वेश्चन बनाया गया है, तो ऑफकोर्स मैं आप लोगों को दूंगी ये पीडीएफ भाई। अच्छा मेरी किसी भी वीडियो में वॉइस नहीं आती, लेकिन आप लोग को सुनाई ऐसे ही दे देता है।
तो आपका प्रॉब्लम है ना, बाकी लोगों को, अभी मैं अपने फोन में सुन रही हूँ तो मुझे सुनाई दे रहा, हाँ वो थोड़ा सा क्रैक कर रहा है वो बोल सकते हो, लेकिन नहीं आती है वो एक अलग बात हो गया। अब देखो मेरा दिमाग खराब करोगे, यहीं पे मैं क्लास ऑफ कर दूंगी। दिन भर 4 भर जो है बैठ करके आप लोगों के लिए ये क्वेश्चन बनाना और ये बनाना वो करना, मेहनत करना, और उसके बाद से ये सब नहीं है तो ठीक है, रहने दो फिर। आईजीयू का एग्जामिनेशन का भी डेट नहीं आया है, लेकिन चांसेस है कि आपको जून में आएगा। ये गेस क्वेश्चन है, आपके प्रीवियस ईयर से भी दिया गया है, बाकी आप लोगों का और भी जगह से लिया गया है, वहां से किया गया है, ठीक है। चलिए, तो ये द हेडक्वार्टर ऑफ एनसीटी। अच्छा, एक और चीज मैं इसमें बता देती हूँ, एनसीटी, यूजीसी, एनसीईआरटी और आप लोगों का एक आरसीआई है, आरसीआई ये बिल्कुल कर लेना, आरसीआई से क्वेश्चन 100% रहेगा। आरसीआई, एनसीटी, यूजीसी, आरसीआई, एनसीटी, यूजीसी और आप लोग का एनसीईआरटी, ये सभी का एस्टेब्लिशमेंट, ये कब एस्टेब्लिश किया गया, क्यों किया गया, अध्यक्ष कौन रहे, इसके पहले अध्यक्ष कौन रहे, ये सारा डिटेल इन चारों का देख लेना, आने के चांसेस है क्वेश्चन में, ठीक है। तो ये आपको चारों को देख लेना है, और आप लोगों के लिए भी मैं पीडीएफ कितना सारा लेकर के आई हूं कि ये सबसे मैच कर जाएगा। स्टेप्स ऑफ टीचिंग मैनेजमेंट, शिक्षण प्रबंधन के सोपान हैं, तो ये इसमें आपका 6 आ जाएगा, ठीक है, इसमें 6 कर लेना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द इनोवेटिव अप्रोचेज टू डाइवर्सिटी इन द इंक्लूसिव क्लासरूम, ठीक है, तो ये किसमें नहीं है, इसका आंसर आप लोग का अध्यापक केंद्रित हो जाएगा, ये सारा क्वेश्चन है। ब्लूम टेक्सोनॉमी से मे भी क्वेश्चन आ जाए, तो ये आप लोग का जो एक्चुअली में असेसमेंट में आ चुका है वही है। यदि शिक्षक कक्षा में एक छात्र को समस्यात्मक बालक के रूप में पाता है तो उसे डैश, मतलब क्या करना चाहिए, तो भाई उसको जो है परामर्श देना चाहिए, यानी सजेशन देना चाहिए। बुद्धि के प्रकार हैं, बुद्धि के कितने प्रकार हैं, टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस आप लोगों का है, तो यहां पर आप लोगों का आ जाएगा सी 8। अभी देखो एक्चुअली में ये बुद्धि किसने किसके बारे में है वो उसने बताया नहीं है। तैयारी 4 देने वाले हो, चलिए अच्छी बात है। मैडम प्लीज एक बार बात करो ना, आप बिहार में तैयारी 4 देने वाले हैं। मैम आंसर पर प्लीज हाईलाइट किया करो, जल्दी याद हो जाता है। मैम मेरा यूपी में सिलेक्शन हो, यूपीपी में सिलेक्शन हो गया है, बीटीसी सेकेंड सेमेस्टर है तो पूरा हो गया है, क्या बीटीसी छोड़ना पड़ेगा? देखो अगर फाइनल ईयर है तो कोई सेकेंड सेमेस्टर है, हाँ तब तो छोड़ना पड़ेगा, 4 सेमेस्टर पढ़ना है, हाँ तो बीच में वो स्टॉप हो जाता है, क्योंकि किसी भी गवर्नमेंट स्कूल में अगर आप पढ़ा रहे हो और गवर्नमेंट स्कूल में आपका जॉब हो गया है तो वो आप नहीं कर सकते हो, ठीक। चलिए आगे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द इनोवेटिव अप्रोचेज टू एकोमोडेट डाइवर्सिटी इन द इंक्लूसिव क्लासरूम, तो इसका आंसर आप निम्नलिखित में से क्या समावेशी कक्षा कक्ष में विविधताओं के अनुकूलन के लिए नवीन उपागों में सम्मिलित नहीं है? अध्यापक केंद्रित पाठ्यचर्या, ठीक है। आगे चलते हैं। इंद्रिय विकलांगों की श्रेणी में आते हैं, यानी सेंस आपका आ जाएगा, सेंसेस कम अंडर द कैटेगरी ऑफ डिसेबिलिटीज, कौन सा? तो ये तो सभी आ जाएंगे, गूंगे अंधे ये सभी आ जाएंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। विकलांगता कितने प्रकार की होती है? तो यहां पर है, देखो इसका आंसर ए दिया हुआ है, लेकिन ए नहीं करना, 7 करना, इसका आंसर जो है आपका 7 हो जाएगा, 7, क्योंकि अभी ना टोटली अगर देखा जाए तो 2016 के बाद 21 जो है डिसेबिलिटीज को एक्सेप्ट किया गया है, लेकिन स्टार्टिंग से जो है 7 डिसेबिलिटीज को रखा गया है। हमारे इस पे मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। हाँ चांसेस है टीआरई 4 में मिलने का, बिल्कुल चांसेस है, मैंने तो वीडियो बनाया है आप लोगों के लिए। फैक्टर्स अफेक्टिंग मेंटल हेल्थ आर, तो इसमें भी सी हो जाएगा आपका। मेंटल हेल्थ को कौन इफेक्ट करता है, यहाँ भी थोड़ा सा ये मिस्टेक है, इसका आंसर आपका आ जाएगा सी नंबर, ठीक है। ए एंड बी, वंशानुकरण और वातावरण दोनों हो जाएगा, तो ये थोड़ा सा देख लेना है।
और मानसिक रूप से बाधित बालकों को कितनी श्रेणी में बांटा गया है? तो ये तीनों हो गए, सामान्य से कम बौद्धिक यानी कि स्लो लर्नर या बैकवर्ड लर्निंग बोलते हैं, मेंटल डिसेबिलिटी हो जाएगा, ये सब आपका आ जाएगा। तो आंसर हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, अब चलिए एक और पीडीएफ आप लोग को मैं दे देती हूँ, उसको भी थोड़ा सा देख लेना है। 2 पीडीएफ है जो इम्पोर्टेंट है, इसमें 57 पेजेस है, वो सारा क्वेश्चंस देख लेना। एक दो में आंसर जो है इधर उधर है तो थोड़ा सा वो मैच कर लेना है, क्योंकि जैसे 7 मैंने बताया कि डिसेबिलिटी 7 को रखा गया है, आप लोगों का जो है मेंटल अफेक्टेडनेस को पूछा गया, तो वो आपका इन्वायरमेंट और हेरिडिटी दोनों हो जाता है। LU के लिए, अच्छा लखनऊ यूनिवर्सिटी के लिए, ठीक है, बता दिया जाएगा। फिलहाल के लिए मैं बता दूं कि IGU, MDU एंड CRSU इन सभी के लिए जो है सेकेंड ईयर के लिए गेस्ट क्वेश्चन बना दिया गया है, वो आपको मिल जाएगा। गेस्ट क्वेश्चन में आप लोगों को जो है नॉलेज इन करिकुलम से लेकर असेसमेंट, जेंडर सभी दिया गया। सिर्फ 3 ही यूनिवर्सिटी है, IGU, MDU एंड CRSU, उन्हीं लोग के लिए बनाया गया। हाँ, ये तो बिल्कुल आपको यूट्यूब पे रहेगी बाबू क्लास। चलो एक और पीडीएफ में आपको दिखाती हूँ, ये सारा क्वेश्चन कर लेना। एक और पीडीएफ है जो मे बी आप लोग के लिए ज्यादा बेनिफिट हो जाए। मेन मकसद यही है कि आपको ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट हो। अच्छा एक और चीज बोलूं, 2022 का पीवाईक्यू कर लेना, 2022 का पीवाईक्यू जो है थोड़ा सा मैच कर रहा है। ये वाला देख लेना, निर्देशन एवं परामर्श, जिसको कि हम लोग गाइडेंस एंड काउंसलिंग बोलते हैं। गाइडेंस एंड काउंसलिंग से भी आप लोग का क्वेश्चन निकल कर आ जाता है, आपको पता ही है कि गाइडेंस क्या है, कितने प्रकार का होता है, ये वाला। थैंक यू सो मच तापिस। चलिए, तो ये वाला पीडीएफ ऐसे तो है ये डिस्क्रिप्टिव में, लेकिन क्योंकि इसमें कुछ कुछ चीजें आप लोग को पढ़नी जरूरी है, जैसे कि निर्देशन क्या है। तो निर्देशन का मतलब होता है गाइड करना, है ना, किसी को हम गाइड कर रहे हैं, गाइडेंस उसको बोलते भी हैं। इसमें आप लोगों का आ जाएगा कि ये कितने प्रकार का होता है, ये पिछले बार भी क्वेश्चन पूछा गया था और ये पूछा जाता है। तो गाइडेंस के टाइप्स देख लो आप लोग, शैक्षिक निर्देशन, एजुकेशनल गाइडेंस, व्यवसायिक यानी वोकेशनल गाइडेंस और पर्सनल गाइडेंस। तो टोटल 3 तरह के हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ है और फिर से इसके आने के चांसेस पूरे तरीके से हैं। अब निर्देशन विधि के आधार पर देखें तो इंडिविजुअल होता है एंड ग्रुप में होता है, एक ये हो गया। और यहाँ से क्वेश्चन क्या निकल सकता है, इसकी विशेषता थोड़ा सा पढ़ लेना है कि हाँ भाई आखिर में गाइडेंस से क्या क्या चीजें होती हैं, क्या इसके लिए सही रहता है। नहीं, बीटीसी के बाद बीएड 1 साल का नहीं होता है। हाँ, अब उसके बाद से परामर्श यानी काउंसलिंग। काउंसलिंग में 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, एक होता है काउंसलर और एक होता है क्लाइंट। काउंसलर कौन होता है, क्लाइंट कौन होता है, और फिर उसके बाद से आपका जो है काउंसलिंग जो है वो कितने प्रकार के होते हैं। तो देखो ये वाला क्वेश्चन भी आया हुआ है। एजुकेशनल काउंसलिंग हो जाता है, स्टूडेंट काउंसलिंग, पर्सनालिटी काउंसलिंग, क्लिनिकल कंसल्टेशन, बिजनेस कंसल्टिंग, पर्सनल कंसल्टेशन, ग्रुप काउंसलिंग, साइकोलॉजिकल काउंसलिंग, पोजीशन कंसल्टेशन, ये सारे के सारे कंसल्टेशन आप लोगों को देखने हैं। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस ये पीडीएफ देख लेना है, और उसके बाद से आपको बेनिफिट्स और ये सब दिया हुआ है। गाइडेंस एंड काउंसलिंग से क्वेश्चन रहेगा, 5-6 क्वेश्चन गाइडेंस एंड काउंसलिंग से रहता है। हाँ, 2 पीडीएफ आज आप लोग को दिया जाएगा, एक गेस्ट क्वेश्चन का और ये वाला पीडीएफ, और वहां से जाकर के आप लोगों को सब चीजें ले लेनी है। थोड़ा सा इनका क्वेश्चन देख लूं मैं। हाँ, निर्देशन 100% फिक्स टॉपिक है कि वो रहता है। 5-6 क्वेश्चन इन दोनों को अगर मिला दूं, गाइडेंस एंड काउंसलिंग दोनों को मिला दे तो 6 से 7 क्वेश्चन ज्यादा रह सकता है, ऐसे तो 3-4 क्वेश्चन एक से रहता है। सेकेंड सेमेस्टर पूरा हो गया तो भी छोड़ना पड़ेगा। फाइनल सेमेस्टर रहता है, यानी कि आपका 4th सेमेस्टर रहता तो नहीं होता। अभी तो आपको पढ़ना है ना, क्लास भी करना है, तो वो लोग नहीं मानेंगे। मैम मुझे एक क्वेश्चन पूछना है, बीटीसी वाला हो गया, अभी क्या है मैम, सेकेंड सेमेस्टर पूरा और कौन से कॉलेज से कर। मैम प्लीज मेरी
कजन पूछ रही थी, मतलब कि करना चाहिए। देखो अगर आपको बीएड करना है तो भाई आपके लिए यूपी में तो ऑप्शन ही है बहुत सारे। इस पर हम एक वीडियो लेकर के आएंगे, आप लोगों को बताएंगे। और एक तो मेरे ख्याल से तो अवध यूनिवर्सिटी है, लेकिन अवध यूनिवर्सिटी का थोड़ा पुराना सिलेबस है तो बच्चे डरते हैं। और इसके अलावा जो है आपका जो भी कॉलेज से करो, जो भी यूनिवर्सिटी से करो, एफिलिएशन जरूर देख लेना, क्योंकि बहुत सारे कॉलेजेस का एफिलिएशन खत्म किया जाने वाला है, तो उसमें फंस मत जाना, बस यही है। इसमें पासिंग मार्क्स आपके 16 होते हैं, 16 नंबर में पास होता है। 40 नंबर का ये पेपर होता है, 16 मार्क्स में आपको पास है, मतलब रिटेन में आपका 16 नंबर आना चाहिए और 4 नंबर प्रैक्टिकल से, तो टोटल 20 हो जाता है। पेपर इजी आएगा ना। देखो मैं इस पेपर को डिफिकल्ट नहीं मानती हूँ, पेपर इजी और डिफिकल्ट नहीं होगा, ये आएगा सिलेबस से, ये सिलेबस से ही रहेगा। अब इसमें क्या क्या पढ़ना है थोड़ा सा मैं अभी आपको बता देती हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल मिल जाएगा। क्या नाम है? बबीता। यस मिल जाएगा। थोड़ा सा टॉपिक देख लो कि कौन कौन से टॉपिक की तैयारी करके जाना। देखो एक तो आप लोग डिसेबिलिटी, आप तो सब समझ ही रहे हो। इंक्लूसिव एजुकेशन यानी समावेशी शिक्षा क्या है, इसको तो आप लोग जान ही गए हो कि ये होता क्या है, पढ़ चुके हो। लेकिन ये कब स्टार्ट हुआ, कहाँ पे स्टार्ट हुआ, ठीक है, समावेशी शिक्षा का स्टार्ट कौन किया, कौन इसके जन्मदाता हैं, कब स्टार्ट हुआ था, कौन से जगह से स्टार्ट हुआ था, ये जरूर देख लेना, क्योंकि आप लोग का एमसीक्यू है भाई। तो एक ये हो जाता है। दूसरा आप लोगों का इसमें जो है डिसेबिलिटी वाला क्वेश्चन जरूर देख लेना है, जिसको हम डिसेबिलिटी, जो अधिगम अक्षमता आप लोगों की होती है, वो वाला क्वेश्चन जरूर देख लेना है। इसमें आप लोग थोड़ा सा, अगर मैं आपको गाइड करूं तो ऑटिज्म एक थोड़ा सा देख लेना। ऑटिज्म से में भी आप लोगों का क्वेश्चन आ सकता है, एडीएचडी से क्वेश्चन आ सकता है, डिसलेक्सिया से क्वेश्चन रहेगा, डिस्ग्राफिया, ठीक है, और आपका डिसकैलकुलिया, ये सब क्वेश्चन जो है आपको रह सकते हैं। तो ये सब आपको पता भी होगा, इसमें ज्यादा कुछ ये लेने वाले बात नहीं है, टेंशन वाली इसमें बात नहीं है। फिर तीसरा जो है, जो एक्ट बनाए गए हैं पीडब्ल्यूडी को लेकर के, पीडब्ल्यूडी यानी कि फिजिकल विद डिसेबिलिटी जो भी बना है, जितने भी, चाहे 1995 का हो जाए, चाहे 2016 हो जाए, चाहे 2006 हो जाए, इन सभी के बारे में थोड़ा सा जान लेना है कि कब बना, कैसे बना, क्यों बना, इन सभी को देख लेना है। इसके बाद इतना सारा करने के बाद आप लोगों को जो है बस ये गाइडेंस एंड काउंसलिंग देख लेना है, गाइडेंस एंड काउंसलिंग। अच्छा हाँ, एक और याद आ गया मुझे, ये बहुत जरूरी है, टीएलएम, ठीक है, टीएलएम, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, जिसमें ऑडियो विजुअल वाला जो है देख लेना, कौन सा ऑडियो विजुअल वाला कौन सा होता है, जो जितने भी तरह के होते हैं, जैसे कि आपका प्रोजेक्टर हो जाता है, आपका जो है मतलब कौन सा जो है दृष्टि बाधित के लिए यूज किया जाता है, जो ब्लाइंड चिल्ड्रन है तो कौन से इक्विपमेंट यूज किए जाएंगे, जैसे ब्रेल लिपि हो जाता है, जिन बच्चों को सुनाई नहीं देता है उनके लिए कौन से जो है इक्विपमेंट यूज किए जाएंगे, वो वाला क्वेश्चन थोड़ा सा देख लेना, जिसको हम टीचिंग लर्निंग मटेरियल कहते हैं। टीम टीचिंग जरूर देख लेना, टीम टीचिंग, ठीक है, जिसको हम टोली शिक्षण कहते हैं, है ना, टोली शिक्षण, ये वाला थोड़ा सा देख लेना। तो यही सारे टॉपिक से क्वेश्चन रहेगा, ऐसा नहीं है कि कोई क्वेश्चन इसमें तो आउट ऑफ सिलेबस उतना नहीं पूछा जाता है। इसमें भी आपको 100 क्वेश्चन ही रहेगा, आपको करना 80 क्वेश्चन ही है, 80 मार्क्स ही, 80 क्वेश्चन ही करना है, हर एक क्वेश्चन आधे नंबर का रहेगा। यही है यहाँ का फंडा, यही है भाई, 40 नंबर का एग्जाम होना है, 80 क्वेश्चन दे रहा है, यानी हर क्वेश्चन आधे नंबर का है, हाफ मार्क का क्वेश्चन रहेगा। इस क्वेश्चन में बस ही कर लेना, ठीक है। टीचिंग मेथड का कुछ देख लेना, कौन से टीचिंग मेथड किसका है, और बस इतना कर लो ना, इतना कर लो बहुत है। गाइडेंस एंड काउंसलिंग जरूर देख लेना। एनसीटी का हेड ऑफिस कहाँ है? दिल्ली में बाबू। एनसीटी अभी जो बीएड और बीटीसी वाला प्रॉब्लम हो रहा था तो हर कोई धरना लेके जा नहीं रहा था दिल्ली में, द्वारका के पास, दिल्ली में है, न्यू दिल्ली आप करोगे।
हाँ 32 क्वेश्चन सही होने चाहिए। आप लोगों को ना जब भी लाइव क्लास जो दिया जाता है वो ऑलरेडी यूट्यूब पे सेव हो जाता है, तो आप लाइव वाले सेक्शन में जाकर के वो क्लासेस देख सकते हो, इजीली देख सकते हो। तो ऐसा नहीं सोचो कि अच्छा मैम अभी क्लास ले रही हैं तो अभी क्लास चलेगा, बाद में नहीं चलेगा, आप बाद में भी देख सकते हो। अच्छा स्क्रीनशॉट लेना है और मैं आ जा रही हूँ, सॉरी सॉरी, ये ले लो, चलो कर लो। हाँ जो आप लोग का पेपर 2 था उसमें 1 नंबर का एक क्वेश्चन था, और इस वाले में ये 40 नंबर का पेपर है तो एक क्वेश्चन आधे नंबर का रहेगा। ठीक है। दृष्टि बाधित जो ब्लाइंड चिल्ड्रन है, जो बच्चे सुन नहीं सकते हैं, जिनको हियरिंग लॉस है, उनसे रिलेटेड थोड़ा सा कुछ मटेरियल देख लेना है क्या क्या यूज की जाती है। और किसी का कोई क्वेश्चन है? ले लिए, चलो ठीक है। तो ये सारा कर लेना है और क्या नहीं है, बाकी जो मैंने क्वेश्चन बताया है वो देख लेना है, और कुछ नहीं है। फिर तो क्वेश्चन पेपर आए अच्छा आएगा मेरे ख्याल से, तो अच्छा ही आना चाहिए। आर्टिकल भी आएगा, आर्टिकल इसमें नहीं ज़्यादा देखने को मिलेगा, इसमें आप लोगों को जो है क्या बोलते हैं टीचिंग मेथड देखने को मिलेगा कि कौन सा टीचिंग मेथड, कौन सी शिक्षण विधि किसने जो है जन्म दी है। और खास करके इंक्लूसिव एजुकेशन का मैं फिर से बोल रही हूँ, इंक्लूसिव एजुकेशन, डिसेबिलिटी, डिसेबिलिटी जो है कौन सी भाषा से निकला हुआ है, ऐसे करके क्वेश्चन आप लोगों का रहेगा। 47 नंबर आया तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा एक और पीडीएफ आप देख लो, वैसे तो वो क्वेश्चन उसी में है लेकिन फिर भी देख लो। ये सब जो भी पेड बैच के अगर बच्चे यहाँ पर क्लास अभी ले रहे हैं उनको मैं बता देती हूँ, ये ऑलरेडी आप लोग के क्लासेस में दिया गया है, तो आप लोग मत बोलना कि हाँ ये मैम नहीं मिला वो नहीं मिला, ये सब आज बैच में ऐड किया गया है। आज हमने लाइव क्लास जो लिया है उसमें भी हमने कर लिया है। एक और पीडीएफ मैं आप लोगों को दे देती हूँ। हाँ समावेशी शिक्षा डिकरौली ने दी है, बिल्कुल सही। हाँ एक क्वेश्चन एक रह गया आप लोग का, माइक्रो टीचिंग, माइक्रो टीचिंग देख लेना, सूक्ष्म शिक्षण, सॉरी माइक्रो टीचिंग देख लेना, सूक्ष्म शिक्षण किसने कब क्या किया, कभी कभी पूछता है इससे। हाँ नोट से क्वेश्चन तो पूरा मैच कर गया था, मुझे खुद देखो जब अच्छी चीजें होती हैं तो लगता है ना कि हाँ भाई मेहनत सक्सेसफुल हुआ, तो मैं खुद ही देखो। ये वाला एक क्वेश्चन है, डिसेबिलिटी शब्द किस भाषा से लिया गया है, तो अंग्रेजी, इंग्लिश। शारीरिक रूप से बाधित बालक होते हैं, तो ये आपका सी आ जाएगा। कक्षा में छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए, तो ये एक है, ठीक है। ये 2018-2020 का क्वेश्चन पेपर है, वहां से मैच कर रहा है आजकल। ये सब चीजें फ्री में दिया नहीं गया था लेकिन दे दिया गया। सनी आप लोगों को आधे घंटे के अंदर जो है, आधे घंटे या मेरे ख्याल 10 या 15 मिनट में आप लोगों को क्वेश्चन पेपर आंसर की मिल जाएगा, बना दिया गया। थैंक यू सो मच बीपीएससी बॉय। आ सकता है, मतलब माइक्रो टीचिंग सिलेबस में नहीं है लेकिन एक दो बार पूछा गया है, तो कौन जानता है कि इस बार माइक्रो टीचिंग पर ही बरसात कर दे ये यूनिवर्सिटी, है ना। कोई भी एक टॉपिक पकड़ ले रही है, उस पर पूरा अच्छे से क्वेश्चन डाल दे रही है, ये देख लो। असेसमेंट फॉर लर्निंग में भी यही हुआ है, ब्लूम टेक्सोनॉमी से भर भर के क्वेश्चन दे दिया गया था, और इसमें भी हुआ है एनईपी 2020 से कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन, जो फर्स्ट ईयर का एग्जाम हुआ है कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन में एनईपी 2020 से भर भर के क्वेश्चन दे दिया है। तो कोई एक टॉपिक को ये लोग पकड़ ले रहे हैं, उस टॉपिक से 8-10 क्वेश्चन ऐसे ही निकाल दे रहे हैं,
तो इसलिए मैं बोल रही हूँ माइक्रो टीचिंग को भी एक बार देख लेना, किसने इसकी स्थापना की, कब हुआ, ईयर कौन सा था, ये सब थोड़ा देख लेना। ब्लूम टेक्सोनॉमी भी देख लेना भाई, ब्लूम टेक्सोनॉमी भी कोई ठीक नहीं है कि इस बार सेकेंड ईयर में ब्लूम टेक्सोनॉमी पर ही ये लोग भिड़े हुए रहे और ब्लूम टेक्सोनॉमी से क्वेश्चन ज्यादा आ जाए, इसमें भी कोई दो राय नहीं होगा। ठीक है, सिंपल ही आएगा। इसका तो अभी तक सिलेबस से ही क्वेश्चन आया है तो कुछ नहीं कह सकते, अभी तक इसको आउट ऑफ सिलेबस नहीं पूछा जाता है। हाँ, तो ये वाला एक क्वेश्चन थोड़ा सा देख लेना आप लोग, इजी है, डिफिकल्ट नहीं है, तो ये सब देख करके जाना। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच, टेक केयर एवरीवन, ऑल द बेस्ट, एंड हम लोग होप करेंगे कि कल का एग्जामिनेशन भी आप लोगों का बहुत अच्छा हो। और बस प्रे कीजिए, अच्छे से पढ़िए और थोड़ा सा काम रहिए, दिमाग को शांत रखिए। थैंक यू सो मच बीपीएससी बॉय। हाँ, ये भी मैं कर दूंगी, ऑफ कोर्स। मैं जो जो दिखा रही हूँ अभी तीनों के तीनों आपको टेलीग्राम पर मिलेगा, डोंट वरी। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच, टेक केयर। कल हम लोग कंटेम्प्रेरी लर्निंग एंड टीचिंग का क्लास करेंगे, जो 4 बजे या 4:30 बजे के बीच में होगा, जब भी होगा आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। और जो फर्स्ट ईयर वाले बच्चे हैं लर्निंग एंड टीचिंग में अच्छे से अपनी तैयारी में लगे रहिए। टेक केयर। हेलो एवरीवन। सो आज हमारा क्लास जो है बीएड सेकेंड ईयर का है। बीएड सेकेंड ईयर का आरएमपीएसयू का आप लोग जानते हो कि एग्जाम चल रहा है अभी, तो इसकी वजह से जो है हम एमसीक्यू बेस्ड कर रहे हैं। आप लोगों को जो है कौन से क्वेश्चन, कौन से टॉपिक से जो है क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा पूछा जाएगा, ये बहुत ज़्यादा पूछ रहे थे। तो आज हम जो है क्रिएटिंग एंड इंक्लूसिव का जो है कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन ज़्यादा पूछते हैं वो हम डिस्कस करेंगे, एंड कुछ असेसमेंट के क्वेश्चंस को देखेंगे। तो इस तरह से जो है आगे आने वाला एग्जाम आपका क्लियर रहेगा। जैसे कि एक एग्जाम हो चुका है, तो उस एग्जाम में आपने देखा कि क्वेश्चन जो है बोल सकते हो कि आउट ऑफ सिलेबस बिल्कुल नहीं पूछ रहा है, सिलेबस से ही पूछ रहा है। तो उसी के अकॉर्डिंग जो है हम इसको एक्सप्लेन करेंगे और सिलेबस के अकॉर्डिंग ही चलेंगे। नहीं, ये सेकेंड ईयर का क्लास है, ठीक है। चलिए, सबसे पहले हम लोग जो है क्रिएटिंग एंड इंक्लूसिव का टॉपिक समझ लेते हैं कि कौन कौन से टॉपिक से जो है क्वेश्चन पूछता है। क्रिएटिंग एंड इंक्लूसिव एजुकेशन का टॉपिक हम समझते हैं कि कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन ज्यादा पूछेगा। सबसे पहले तो आप यहाँ पर देख रहे हो इंक्लूसिव एजुकेशन, राइट। तो इंक्लूसिव एजुकेशन से तो एक क्वेश्चन आप लोग का सबसे ज्यादा पूछा जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो इंक्लूसिव एजुकेशन का जो है आपको क्या क्या करना है, पहले इसका डिस्कस कर लेते हैं। इंक्लूसिव एजुकेशन का सबसे पहले जो है आप लोगों को डेफिनेशन, इसकी परिभाषा, एक्चुअली में जो है इंक्लूसिव एजुकेशन क्या होता है ये करना है। दूसरा, फिर उसके बाद आ जाता है आप लोगों का, जिस इसको इंक्लूसिव को जो है हम लोग समावेशी शिक्षा बोलते हैं, तो समावेशी शिक्षा के बारे में जो है आपको करना है। ठीक है, डेफिनेशन कर लेना है, किस तरह से ये आया, इसके पहले जो है विशिष्ट शिक्षा थी जिसको स्पेशल एजुकेशन बोलते हैं, वो सब कैसे हुआ, इन सब के बारे में आपको करके रखना है। इसके बाद जो सेकंड पॉइंट आप लोगों का रहता है वो यहाँ पे आप क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको दिखा देती हूँ। मानसिक रूप से पिछड़े बालकों के लिए निम्न में से व्यू रचना क्या रहेगी, रचना कार्य क्या रहेगी। सबसे पहली चीज कि आप लोग का इंक्लूसिव एजुकेशन तो है ही, लेकिन इंक्लूसिव एजुकेशन यानी कि विशिष्ट बालक, जिसको कि हम लोग स्पेशल चिल्ड्रन बोलते हैं, तो स्पेशल चिल्ड्रन की जो भी कैटेगरीज है सबसे क्वेश्चन पूछता है। इसमें सबसे पहली कैटेगरी आप लोग की आ जाती है गिफ्टेड स्टूडेंट, यानी कि जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिभाशाली बच्चे, इसके बारे में आपको करना है। दूसरा आप लोगों का आ जाता है ऐसे बच्चे जिसको कि दिव्यांग आजकल बोला जाता है, और हम लोग जो है अपंग बच्चे बोल सकते हो, डिसेबल बच्चे बोल सकते हो, उनके बारे में करना। तो ये दो टॉपिक जो है मेन इसका आपको करके रखना है। इसके अलावा जो आप लोगों को करना है वो क्वेश्चन के थ्रू, इसी में जो है आप लोग का दिव्यांग बच्चा जो है वो दो तरह से होता है, फिजिकल शारीरिक रूप से दिव्यांग एंड मानसिक रूप से दिव्यांग।
तो मानसिक रूप से दिव्यांग में जो है अलग अलग बच्चे आते हैं। स्लो लर्नर आता है, इसको मेंटल रिटार्डेशन बोलते हैं। स्लो लर्नर आएगा, ऐसे बच्चे आएंगे जिनको कुछ भी आप करोगे तो उनको सुधारा नहीं जा सकता, वो आएंगे। फिर उसके बाद से रेमेडियल टीचिंग आएगी, आप लोग का इंटीग्रेटेड एजुकेशन आएगा। ये सभी क्लासेस 4 बजे में करवाया गया है, तो पहले के वीडियोस देखोगे वहां से हेल्प मिलेगा। ज़्यादा लेंदी नहीं है, कट टू कट, टॉपिक टू टॉपिक आपको समझाया गया। टॉपिक टू टॉपिक आपको समझना भी है, कॉन्सेप्ट समझ जाओगे कोई दिक्कत नहीं है। डिसेबिलिटीज, इन लोगों की अभी एग्जाम चल रही है अर्चना, इसलिए सेकेंड ईयर का भी क्लास चल रहा है, क्योंकि एग्जाम गोइंग ऑन है। तो आप लोगों का जो है नेक्स्ट टाइम से, या फिर एग्जाम खत्म हो जाएगा तो आप लोग का स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो कि ये जो इन लोगों के जो पूरे टॉपिक है वो आपको बच्चों से घिरे हुए मिलेंगे। डिसेबिलिटी एक्ट के बारे में क्वेश्चन आता है, अपंगता जो नियम बनाया गया था उससे रिलेटेड क्वेश्चन रहता है। तो ये सभी जो है इंक्लूसिव एजुकेशन में आपको टॉपिक करना है। यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, मानसिक रूप से पिछड़े बालकों के लिए कौन सी व्यू रचना कार्य करेगी। कार्य को मूर्त रूप से समझना। सबसे पहले तो ये समझो कि मानसिक रूप से जो पिछड़े बालक होते हैं, यानी कि मेंटली वो इस हाल में नहीं है, इस स्टेटस में नहीं है कि आपकी बातों को समझे। तो अब आपको अगर उनको पढ़ाना है या फिर समझाना है तो कैसे समझाओगे, कैसे पढ़ाओगे? तो उसके लिए हमें व्यू रचना यानी स्ट्रैटेजी बनानी पड़ती है। कैसी स्ट्रैटेजी होगी? तो कार्य को मूर्त रूप से समझाना, जो कार्य दिया जा रहा है, जो पढ़ाया जा रहा है उसको ठोस रूप से समझाना होगा, पहला ऑप्शन है। विद्यार्थियों को लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित करना होगा, बच्चों को जो है अपना गोल बनाने के लिए जो है इनकरेज करना होगा, या स्व अध्ययन के अवसर प्रदान करने होंगे, या सेल्फ स्टडी का जो है अपॉर्चुनिटी देना होगा, या सहायता के लिए बाहर से संसाधनों को प्राप्त करना। ये आप क्वेश्चन देख लो, इसके अकॉर्डिंग जो है आपको करना है। आप लोगों का फर्स्ट ईयर का समावेशी शिक्षा नहीं, लेकिन हाँ मानसिक रूप से अपंग बच्चे होते हैं, लर्निंग एंड टीचिंग में आपको मिलेगा। लर्निंग एंड टीचिंग में भी है अक्षम बच्चे, वंचित वर्ग के बच्चे, ये आप लोग को लर्निंग एंड टीचिंग में फर्स्ट ईयर वाले को पढ़ना है। इन लोगों को एक बुक ही दे दिया है, आप लोग का उसमें चैप्टर है, तो ये आगे जाकर के सेकेंड ईयर में आपको ये पढ़ना पड़ेगा, अदरवाइज बुक है। बीएड फर्स्ट ईयर की क्लासेस मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे 4 बजे ही होती है, लेकिन अभी आरएमपीएसयू बीएड सेकेंड ईयर का एमसीक्यू हो रहा है एग्जाम, इसलिए जो है आज बीएड सेकेंड ईयर का क्लास बीएड फर्स्ट ईयर के टाइम पे लिया जा रहा है। ठीक, आप लोगों का भी जब एग्जाम होगा तो कंटिन्यूअस आप ही लोगों के क्लासेस चलेंगे, फिर सेकेंड ईयर का नहीं चलेगा, होता है ना ऐसा। बी नंबर आंसर दे रहे हो। विद्यार्थियों को लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित करना, असेसमेंट फॉर लर्निंग करवा रही हूँ, ये क्वेश्चन समझ लो, फिर उसके बाद असेसमेंट फॉर लर्निंग ही करना है। आंसर नहीं आ रहा है, चलो ठीक है मैं ही दे देती हूँ। चलिए, इसका आंसर जो है बी नंबर होगा, विद्यार्थियों को लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित करना। ठीक है, चलो सेकेंड नंबर देख ले, या चलो अब हम लोग असेसमेंट देख लेते। यहाँ पे जितना आपको बताएंगे, देखो धीमी गति से सीखने वाले बालक की बुद्धि लब्धि क्या होती है, बुद्धि लब्धि यानी आईक्यू क्या होता है स्लो लर्नर का, ये आपको करना है। मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ वास्तविकता के धरातल पर, यानी कि मेंटल हेल्थ से रिलेटेड क्वेश्चन है। फिर विकलांग बच्चों को शिक्षित करना, ये सब आप लोगों का इसका है। राष्ट्रीय अपंग विकलांग संस्थान कहाँ पर स्थित है। ठीक है, चलिए भाई अभी पहले हम लोग जो है असेसमेंट पे ध्यान दे देते हैं, है ना। यहाँ पे टॉपिक आप लोगों ने पूछा था इसलिए मैंने बता दिया, टॉपिक आप लोगों को जो है क्रिएटिंग का ये सभी कंप्लीट करना है। दिसंबर में देंगे क्या?
देखिए असेसमेंट फॉर लर्निंग का हमने उस दिन किया ही है, वही है, आपको ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं, लेकिन यस ध्यान थोड़ा सा रखना है। पीडीएफ आप लोग को नहीं दिया गया है, यही बोल रहे हो आप लोग, ठीक है। आज का जो हमारा असेसमेंट का रहेगा, इवैल्यूएशन से क्वेश्चन रहेगा, मूल्यांकन से क्वेश्चन रहेगा। मूल्यांकन जो है कैसे होता है, असेसमेंट का क्वेश्चन उस दिन हमने ज़्यादा देखा था, आज हम मूल्यांकन का देखेंगे। बीएड अगर ढंग से करोगे तो सीटेट हो जाएगा। अच्छा, सीटेट का क्लास अभी 5 बजे से स्टार्ट होने वाला है दूसरे चैनल पर, जो हमारा कैटलिस्ट सोनी 2.0 है, वहां से क्लास स्टार्ट होगा, तो जस्ट इसके बाद हम वहां पर मिलेंगे। चलिए, असेसमेंट फॉर लर्निंग का ये जो है एमक्यू एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन पार्ट 4 है। आप लोग को उस दिन मैंने पार्ट 1 आई थिंक दिया था, ये पार्ट 4 है। भारत में शिक्षा के क्षेत्र में मूल्यांकन का कार्य कब प्रारंभ हुआ, ये इवैल्यूएशन से क्वेश्चन रहेगा। 1947, 86, 1960 या 2005? जल्दी जल्दी देते जाओ, इसमें ज्यादा टाइम मैं नहीं लूंगी। आंसर की मैं नहीं बना पाई हूँ क्योंकि टाइम बिल्कुल ही नहीं मिल पा रहा है अभी, और उस दिन मैंने सोचा था रात में बनाऊंगी, कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर पाई, पूरा नहीं कर पाई, तबीयत भी ठीक नहीं लग रहा था इसलिए। ठीक है, चले देखे, आप लोग सी ज्यादा बोल रहे हो। 1960, भारत में शिक्षा के क्षेत्र में मूल्यांकन का कार्य, इंडिया की बात हो रही है, 1960 आएगा 1960 के बाद। देखो 47 में तो हम आजाद ही हुए, तो हमें कुछ ही नहीं पता था कि हमें क्या कैसे करना है। 47 के बाद जो है एक के बाद एक बहुत सारी योजनाएं बनाई गई, उसमें ही ये बात डिसाइड हुआ कि भाई अब हमें मूल्यांकन इवैल्यूएशन का भी काम देखना होगा, तो 1960 के बाद आएगा। ठीक है, यह कथन किसका है, मूल्यांकन करना किसी वस्तु या प्रक्रिया के महत्व को निर्धारित करता है? ये किसने बोला है? एडम्स ने बोला है, डांडेकर ने बोला है, बेसल ने बोला है, हन्ना ने बोला है, कौन बोला है? जल्दी जल्दी करते चलो। फर्स्ट ईयर वालों की क्लास इस वीक नहीं होने वाली है, इस वीक सेकेंड ईयर की क्लास चल रही है क्योंकि सेकेंड ईयर का एग्जाम चल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट वीक से होगी, मंडे से होगी। ठीक, यह कथन किसका है, मूल्यांकन करना किसी वस्तु या प्रक्रिया के महत्व को निर्धारित करता है? आंसर दे रहे हो, ए नंबर बता रहे हो आप लोग, बिल्कुल ए है, एडम्स का है। एडम्स ने बोला है कि इवैल्यूएशन करना, अगर हम इवैल्यूएशन करते हैं तो किसी भी वस्तु या कोई भी प्रोसेस, जैसे हमारे पढ़ाने का प्रोसेस होता है या कोई सामान आप खरीद रहे हो उसका प्रोसेस होता है, उसके इंपॉर्टेंस के बारे में हम बात करते हैं, है ना। तो ये जो है स्टेटमेंट एडम्स का है। एडम्स का एक और स्टेटमेंट आप लोगों को याद ही होगा, शिक्षा द्विध्रुवीय जो है प्रक्रिया है जिसको कि बायोपोलर बोला जाता है, ये बोला है एडम्स ने। एक में टीचर और दूसरे में स्टूडेंट का रोल जो है बताया, तो एडम्स का 2 स्टेटमेंट याद ही रख लेना है। मूल्यांकन हमें बताता है कि बालक ने किस सीमा तक किन उद्देश्यों को प्राप्त किया है। मूल्यांकन हमें बताता है कि बालक ने किस सीमा तक किन उद्देश्यों को प्राप्त किया है। एडम्स, डांडेकर, JW रेस्टेन एंड बेसल। वेरी गुड अमित, बहुत अच्छी बात है। सीटेट भी आपने क्लियर कर लिया, अब सेकेंड ईयर करना है, सेकेंड ईयर में और अच्छे मार्क्स लेकर के आना, है ना। तो फिर उसके बाद से आप लोग, आपका जो है वैकेंसी निकलने का वेट रहेगा। सीटेट तो ऑलरेडी क्लियर है, बस हो गया आपका, कांग्रेट्स। ऐसे ही ऐसे ऐसे गुड न्यूज देते जाओ, बाकी सारे स्टूडेंट्स भी इंस्पायर होंगे एंड हम लोगों को भी मोटिवेशन मिलेगा। यस, इसका आंसर डांडेकर का है। देखो अभी हमने इवैल्यूएशन से रिलेटेड जो है 2 स्टेटमेंट देख लिए, एक हमने एडम्स का देख लिया,
अगर वो वैसा कोई स्टेटमेंट आता है एग्जाम में तो करना है। दूसरा हमने दांडेकर का देख लिया जिसमें इन्होंने मूल्यांकन के बारे में बताया है, तो ये बालक ने किस सीमा तक सीखा है, किस सीमा तक उद्देश्य की पूर्ति हुई है, इसके बारे में बात करता है, तो ये दांडेकर का है। आंसर तो दे रहे हो आप लोग, मुझे लगा स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन तो नहीं कर पाओगे। मूल्यांकन अनुरूप है, ठीक है, मूल्यांकन कौन किसके अनुरूप है? ऑप्शन आपके हैं उद्देश्य के, प्रविधि के, विधि के या सिद्धांतों के। अमित कुमार नाम दे रही हो और बोल रही हो कि मैं प्रिया हूं। अच्छा ठीक है, चलिए प्रिया, बहुत अच्छी बात है। चलो अच्छी बात है कि आपने जो है गुड न्यूज दे दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का 4th नंबर है कि मूल्यांकन अनुरूप है उद्देश्य के, प्रविधि के या विधि के, तो ये विधि में आएगा। सी नंबर है, ये एक मेथड है जिसके थ्रू, एक्चुअली में ये एक तरीका है जिसके थ्रू हम बच्चों के बारे में पता करते हैं कि ये उद्देश्य कितनी पूर्ति हुई है। विज्ञान में मूल्यांकन यानी कि साइंस में इवैल्यूएशन किस तरह से होता है या क्या उद्देश्य होता है, स्टेटमेंट से पता चलेगा। पूर्णतः वैज्ञानिक तथा बहुविकल्पीय परीक्षण होना चाहिए, ये बोल रहा है। ये पूछ रहा है कि विज्ञान में मूल्यांकन होना चाहिए कैसा, तो ये बोल रहा है पूर्णतः वैज्ञानिक यानी साइंटिफिक और बहुविकल्पीय यानी कि एमसीक्यू टेस्ट होना चाहिए। छात्रों के क्रियाकलापों के अंत में होना चाहिए यानी स्टूडेंट्स के एक्टिविटी खत्म करने के बाद होना चाहिए। केवल विषय व प्रत्यय को शामिल करे तथा प्रतिक्रिया और अभिवृत्ति छोड़ दे, या सभी क्रियाकलापों का एकीकृत भाग होना चाहिए। जल्दी से बता दो इसका। सी, कितने नंबर का सी दे रहे हो ये बता दो, नंबर लिख करके करो। ये इजी है क्वेश्चन, मूल्यांकन अगर आपने पढ़ा है तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, इजीली कर लोगे, है ना। देखो बोल रहा है कि विज्ञान में, साइंस में हम जो है इवैल्यूएशन किस लिए करते हैं। साइंस में देखो, साइंस हो या कोई भी सब्जेक्ट हो, हमारा इवैल्यूएशन यानी मूल्यांकन जो है किस प्रकार का होना चाहिए। तो पहला बोल रहा है कि वैज्ञानिक और बहुविकल्पी है यानी कि साइंटिफिक होना चाहिए और सिर्फ एमसीक्यू होना चाहिए। क्या ये सही है? कुछ हद तक तो नहीं और कुछ हद तक हाँ। सिर्फ बहुविकल्पीय होना ये सही नहीं है, वैज्ञानिक होना सही है। छात्रों के क्रियाकलापों के अंत में होना चाहिए यानी स्टूडेंट्स के एक्टिविटीज करने के बाद होना चाहिए। क्रियाकलाप कहने का मतलब कि काम पूरा जब हो जाए तब होना चाहिए, तो ये तो सही नहीं लग रहा है। क्योंकि जैसे बच्चे काम अगर कुछ कर रहे हैं, जैसे मैं आज आपको पढ़ा ही रही हूँ, अब ऐसा तो नहीं है ना कि मैं पूरा पढ़ा लूंगी, आप पूरा सुन लोगे, सीख लोगे तब मैं लूं, तो एक अलग टेस्ट हो जाता है, उसको हम लोग समेटिव असेसमेंट बोलेंगे, समेटिव इवैल्यूएशन बोलेंगे। लेकिन ड्यूरेशन वर्क जब आप एक्टिविटीज कर रहे हो उस समय भी हमें टेस्ट लेना होता है, इवैल्यूएशन करना होता है, ठीक। केवल विषय व प्रत्ययों को शामिल करें तथा प्रतिक्रिया अभिवृत्ति छोड़ दे। बोल रहा है कि सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट एंड कॉन्सेप्ट को आप शामिल कीजिए और जो बच्चों का रिस्पॉन्स है, उनकी इच्छा है, उनका जो है एक तरीका है, उसको छोड़ दे। तो ये तो बिल्कुल ही गलत है, ऐसा नहीं है। इवैल्यूएशन होता है तो ऑल ओवर इवैल्यूएशन होता है बच्चों का, तो यहाँ पे आंसर आपका डी नंबर होगा। सभी क्रियाकलापों का एकीकृत भाग होना चाहिए। सभी क्रियाकलाप, सभी एक्टिविटीज, बच्चों का जो है पर्सनालिटी का हर एक पार्ट का जो है इवैल्यूएशन होना चाहिए। तो ये आपका डी नंबर आंसर है। ये 202 ही हो रहा है। सत्रांत पर किया जाने वाला मूल्यांकन कौन सा है? सत्रांत, देखो इसका अलग अलग वर्ड जो है इंग्लिश में हिंदी में देखने को मिलता है। सत्रांत का मतलब क्या होता है? सत्र के अंत में, ठीक है, सत्र के अंत में किया जाने वाला मूल्यांकन क्या कहलाता है? आप लोग आंसर दोगे, पिछले क्लास में हमने पढ़ा था। रचनात्मक मूल्यांकन जिसको कि हम फॉर्मेटिव बोलते हैं, एफए बोलते हैं। संकलनात्मक मूल्यांकन जिसको कि हम एसे बोलते हैं। सतत मूल्यांकन जिसको कि हम कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन बोलते हैं। या इनमें से कोई नहीं, जल्दी बताइए कौन सा होगा इसमें से। इंग्लिश में भी मैंने नाम लिख दिया है। 6B, चलिए राइट। देखो संकलनात्मक का ना नाम हिंदी में अलग अलग मिलेगा, जैसे यहां पे मिला आपको सत्रांत, सत्र के अंत में।
और इंग्लिश में आपको एट द एंड ऑफ टर्म रहेगा, एट द एंड ऑफ सिलेबस रहेगा, इस तरह से रहेगा। तो वो आपको अगर इंग्लिश में वर्ड्स ऐसे डिफिकल्ट दे देगा आपको कंफ्यूज करने के लिए, तो आप थोड़ा सा इंग्लिश वाले टाइप में झांक लेना, ऐसा कोई दिक्कत नहीं कि वहां से आपको मार्क्स कट जाएगा। क्वेश्चन में कहीं पे भी कंफ्यूज हो तो हिंदी एंड इंग्लिश दोनों देख लेना। 7 नंबर, मूल्यांकन के प्रकार हैं। मूल्यांकन के प्रकार हैं, इवैल्यूएशन के प्रकार कौन से हैं? परिमाणात्मक यानी कि क्वांटिटेटिव, गुणात्मक क्वालिटेटिव, या दोनों, या इनमें से कोई नहीं? बताइए। वाह, मतलब मुझे बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ी। सी नंबर, वेरी गुड, ऐसे ही आंसर दो। परिमाणात्मक मूल्यांकन के प्रकार में शामिल है, ठीक है, परिमाणात्मक मूल्यांकन यानी कि क्वांटिटेटिव मूल्यांकन के प्रकार में शामिल है मौखिक परीक्षा, लिखित परीक्षा, प्रयोगात्मक परीक्षा, या उपयुक्त सभी? जल्दी आंसर दो। हाँ बिल्कुल कर सकती हो। 1 मंथ में अगर एकदम अच्छे से टाइम टेबल बना करके करोगे तो करोगी प्रिया, तो बिल्कुल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन टाइम टेबल स्ट्रांग होना चाहिए, दैट मीन्स कि कम से कम आपको 4 से 5 घंटा देना पड़ेगा, और यूनिवर्सिटी कौन सी आपकी उस पर डिपेंड करता है। आंसर कौन सा दे रहे हैं आप लोग? यस, डी नंबर लगा दे। यस, बिल्कुल सही, बिल्कुल करेक्ट। देखो, मौखिक परीक्षा, लिखित परीक्षा, प्रयोगात्मक परीक्षा, ये सभी जो है आपके परिमाणात्मक, गुणात्मक में आपको देखने को मिलेंगे। इससे इसको कोई मतलब नहीं, वो कंफ्यूज करने के लिए दे देता है। 9 नंबर, परिमाणात्मक मूल्यांकन में मापते हैं, क्वांटिटेटिव जो हमारा इवैल्यूएशन होता है उसमें हम क्या मापते हैं, ठीक है, मेजर क्या करते हैं? आंकिक चीजों का, गुणों का, दोनों का, या इनमें से कोई नहीं? जल्दी बोलो। आंसर आ रहा है? देखो, आप लोग जितना जानते हो इसके बारे में वही आंसर देना। आगरा यूनिवर्सिटी का भी एग्जाम फिक्स नहीं है बच्चा, अभी कोई उसने कुछ भी नहीं बोला है। परिमाणात्मक मूल्यांकन यानी कि क्वांटिटेटिव इवैल्यूएशन में हम क्या मापते हैं? हाँ, ए नंबर बिल्कुल सही। जो जो सी दे रहे हैं यहाँ पे आप लोग हो जाओगे, बन जाओगे बेवकूफ, क्योंकि यहाँ पे दोनों जो ऑप्शन दिया रहता है वो मोस्ट ऑफ तो होता है जैसे आपको लगता है, लेकिन एग्जामिनेशन में कंफ्यूज करने के लिए देगा। परिमाणात्मक मैंने कितनी बार बताया है कि ये न्यूमेरिकल्स होता है, नंबर्स को मापने के लिए जो है परिमाणात्मक किया जाता है। मतलब कि नंबर्स के थ्रू आपका जो है एग्जाम लिया गया, मैथ्स में जो है 100 में से आपका 80 आया, परिमाणात्मक है। अब आपका मैथ्स में से 100 में से 80 आया है, अब इसमें आपको कहां कहां पे इंप्रूवमेंट की जरूरत है और कहां पे आपका बहुत अच्छा रहा है, ये जब हम ये सभी फीडबैक भी लेने लगेंगे कि ये क्वालिटीज आप में हैं, ये क्वालिटीज नहीं है, लाने की जरूरत है, तो वो गुणात्मक बन जाता है। तो यहाँ पे परिमाणात्मक ओनली एंड ओनली आपके नंबर्स के बारे में, नंबर्स के थ्रू आपको बताएगा कि आपका परफॉर्मेंस कैसा रहा। इसका आंसर ए नंबर। नाउ 10, सतत मूल्यांकन का उद्देश्य। अच्छा, एक और चीज, सीसी को कर लेना, ठीक है। 2020 एनईपी में अभी मूल्यांकन को लेकर के, इवैल्यूएशन को लेकर के बहुत अच्छा खासा नियम बना है, जिसमें कि मूल्यांकन को लेकर के एक पूरा आयोग ही बनाया जा रहा है जो कि इवैल्यूएशन पे काम करेगा। तो उस आयोग के बारे में पढ़ोगे, परख है उसका नाम, इसका फुल फॉर्म कर लोगे PARAKH। तो ये सभी चीजें आपको आउट ऑफ सिलेबस वहां पे देखने को मिलती है। परख का फुल फॉर्म क्या है, इसका काम क्या रहेगा, ये एनईपी 2020 में दिया गया, क्योंकि ये इवैल्यूएशन से रिलेटेड है तो ये पूछ सकता है। तो सतत मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होना चाहिए? शिक्षार्थियों की त्रुटियां निकालना, शिक्षार्थियों की उपलब्धि को मापना, सीखने में होने वाली कमियों का निदान और उपचार करना, या यह निर्णय लेना कि क्या विद्यार्थियों को अगली कक्षा में प्रोन्नत किया जाना चाहिए या नहीं। क्या आंसर दे रहे हो? सी नंबर।
शिक्षार्थियों की त्रुटियां निकालना, नहीं, सी नंबर बिल्कुल सही दे रहे हो। सीखने में होने वाली कमियों और निदान और उपचार। इवैल्यूएशन इसलिए किया जाता है ताकि बच्चों का सतत मूल्यांकन का यही है, सतत मूल्यांकन इन कंटिन्यूअस लेवल पे जो है मूल्यांकन हो, तो उसमें बच्चे में जहां जहां कमी है उसके बारे में पता किया जाए एंड देन उसके ऊपर जो है उपचार किया जाए, इन कमियों को दूर किया जाए, यही होता है। तो इसका आंसर सी नंबर है एग्जैक्टली। इनमें से मूल्यांकन का उद्देश्य है ज्ञान की जांच एवं विकास की जांच या फिर निदान या वर्गीकरण और निर्देशन करना या उपयुक्त सभी। 11 सी। अब आप लोग को ऑल लगाने में डर ही लग रहा है ना, हाँ, लेकिन डी होगा इसमें। मूल्यांकन का उद्देश्य ज्ञान की जांच एवं विकास की जांच होगा ये, ठीक है। ये एक है निदान और वर्गीकरण, यानी कि सॉल्यूशन बताना एंड कैटेगराइजेशन करना। कैटेगराइजेशन यहाँ पे इसलिए करेंगे ताकि हम बच्चों के ऊपर मेहनत कर सके, जो उन बच्चों में कमियां हैं उस पर हम ज्यादा मेहनत कर सके, इसलिए ये भी है। निर्देशन करना तो बिल्कुल बच्चों को गाइड देना, ये बच्चों को गाइड करना ये जरूरी है। तो मूल्यांकन जब हम करते हैं तो हम बच्चों में जो भी कमी होती है या जो अच्छा कर रहे होते हैं उसके अकॉर्डिंग उनको गाइड करते हैं। तो ये तीनों होगा, डी नंबर इसका आंसर होगा। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का प्रमुख उद्देश्य है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का यानी कि सीसीई का जो है प्रमुख उद्देश्य क्या है? परिणात्मक, निदानात्मक, गुणात्मक या उपयुक्त सभी। जल्दी बताओ मैम। आरएमपीएससी बीएड सेकेंड ईयर में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से कितने क्वेश्चन आते हैं? अभी तो मैंने मैच नहीं किया है, लेकिन मुझे अभी मैच करते हुए एक भी क्वेश्चन लगा नहीं है। देखो आप आरएमपीएससी फर्स्ट टाइम एग्जाम ले रहा है, सेकेंड ईयर का फर्स्ट टाइम उसका एग्जाम हो रहा है, तो उसको हम मैच किससे करेंगे? आगरा से करेंगे, तो ऐसा तो कुछ लग नहीं रहा है। चैप्टर वही उठाया गया है, टॉपिक उठाया गया है, लेकिन एग्जैक्टली क्वेश्चन नहीं। इसका आंसर क्या होगा? डी नंबर होगा, ठीक है। यस, ऑल। मूल्यांकन के प्रकार हैं, टाइप्स ऑफ मूल्यांकन। इजी क्वेश्चन है लेकिन पूछा तो जाएगा ही। लिखित है, मौखिक है, साक्षात्कार है, जल्दी बोलो। डी होगा, बिल्कुल डी होगा। साक्षात्कार, निरीक्षण, प्रश्नावली किसके प्रकार है? यानी इंटरव्यू। निरीक्षण का मतलब ऑब्जर्वेशन, प्रश्नावली यानी क्वेश्चन आंसर, ये किसके प्रकार है? परिमाणात्मक मूल्यांकन के, गुणात्मक मूल्यांकन के, या दोनों के? बताइए, या इनमें से कोई नहीं? क्या इसका आंसर गुणात्मक होगा? इसका आंसर गुणात्मक होगा। साक्षात्कार, साक्षात्कार यानी इंटरव्यू मेथड, मैं और आप बैठ करके जो है बात करेंगे, उसमें मैं पूरा आपके बॉडी लैंग्वेज को ऑब्जर्व करूंगी। ये ऑब्जर्वेशन जहां पे वर्ड आ जाता है वो गुणात्मक होता है। आप क्या बोल रहे हो, आपके आंसर का क्या मतलब निकल रहा है, इसको हम मेजर नहीं कर सकते कि मैंने जो आपको क्वेश्चन पूछा आपका उसमें जो है 7 नंबर जो है सही आंसर है, या 9 नंबर आपको मैं देती हूँ ये सही आंसर है। एग्जैक्टली उसमें जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके फीलिंग से रिलेटेड होंगे, जो कि आप अलग अलग आंसर अपने तरीके से दे सकते हो, और जैसे जैसे आप आंसर दोगे वैसे वैसे आपका जो है पूरा डेटा कलेक्ट किया जाएगा। निरीक्षण यानी ऑब्जर्वेशन, इसमें हम बच्चों का जो टेस्ट लेते हैं, मार्किंग करते हैं, वो टेस्ट लिया, मार्क्स आ गए कि हाँ इस बच्चे का जो है 100 में से 99 आ गया, इट मीन्स कि वो ब्रिलियंट हो गया। अकॉर्डिंग टू नंबर सिस्टम वो तो ब्रिलियंट स्टूडेंट हो गया, लेकिन फिर टीचर को डाउट हो रहा है कि इसके बिहेवियर में तो चेंजेस दिख नहीं रहा है, तो वो उसको ऑब्जर्व करेगा कि हाँ इसके बिहेवियर में आया है या चेंज नहीं, और वो उसको नहीं मिलेगा तब उसको पता चल जाएगा, जो कि मार्क्स से यानी कि न्यूमेरिकल यानी परिमाणात्मक जो टेस्ट इसका हुआ है
वो गलत हुआ है, कहीं ना कहीं से चीटिंग या कुछ ना कुछ ये किया है। तो ये जो ऑब्जर्वेशन वाला खेल होता है ये गुणात्मक में जाएगा। क्वेश्चन आंसर, ये भी क्वेश्चनायर रहेगा जिसमें कि आप लोगों का एक सेट ऑफ क्वेश्चन बनाया जाता है, उससे वो आपको एक के बाद पूछा जाएगा एंड आप आंसर करेंगे। तो उसमें भी आपके हाव भाव, आपके बोलने का तरीका, आप आंसर कैसा दे रहे हैं, वो सब देखा जाएगा। तो ये भी आपका गुणात्मक होता है। इसका आंसर गुणात्मक है बी नंबर। दोनों, हाँ पर्सनावली में तो आप लोग जो है इसमें दोनों में जा सकते हैं, लेकिन यहां पे जो है ऑब्जर्वेशन भी आपको दे दिया गया है, ठीक है, इसीलिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन है। शैक्षणिक मूल्यांकन की प्रक्रिया चतुर्भुज है। शैक्षणिक मूल्यांकन यानी कि एजुकेशनल इवैल्यूएशन की प्रक्रिया, प्रोसेस जो है चतुर्भुज है। ये कथन किसने कहा है? कथन काफी इंटरेस्टिंग है, स्टेटमेंट याद रखने वाला है और आपको याद भी रहना चाहिए। ये स्टेटमेंट किसने कहा है कि हमारा जो इवैल्यूएशन है, एजुकेशनल इवैल्यूएशन है, वो आप लोगों का रेक्टेंगल है यानी कि चतुर्भुज है। स्टेटमेंट याद रखने वाला है। ए नंबर पटेल, यस, चलो सही है, पटेल हैं, ठीक है। चलिए ठीक है, ये पीडीएफ में आपको और एक दिन और आप लोग का हुआ था ना, वो दोनों पीडीएफ जो है टेलीग्राम पर दे देती हूँ, कर लेना। क्वेश्चन आ गए, अच्छी बात है। टॉपिक क्लियर रहना जरूरी है, टॉपिक क्लियर रखोगे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और